हेलो बच्चा लोग एंड वेलकम बैक. Today's topic is biomolecules. So no bhashan, no motivation. Let's start with the topic. Let us begin the topic. ठीक है. बायोमोलिक्यूल्स आपने पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, लर्न किया हुआ है, अच्छी बात है. कुछ नहीं आता तो भी स्ट्रेस मत लो, ध्यान से सुनो. एक एक चीज अपन डिटेल में जीरो से करके ले रहे हैं. इतना आप अच्छे से कर लोगे तो आपका बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर पूरा का पूरा अभी का अभी प्रिपेयर हो जाएगा. चलो पहली बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स क्या है. व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स? बायो मींस लिविंग एंड मॉलिक्यूल्स जो है जो लिविंग सेल बना रहे हैं दे देमसेल्व्स आर लाइफलेस. ये खुद मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? ये नॉन लिविंग है पर ये क्या करते हैं? ये लिविंग सेल को बनाते हैं. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं अपन? बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स में नेचुरल पॉलीमर्स वाली प्रॉपर्टी होती है. क्या होती है नेचुरल पॉलीमर्स? यानी कि दे आर व्हाट यू से मेगा मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हो, मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं. ये छोटे मोटे मॉलिक्यूल नहीं है. ये क्या है? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं. हमें कौन से बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में? फॉर आवर सिलेबस वी आर गोइंग टू स्टडी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स. नाउ लिपिड्स हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस. वैसे एनसीईआरटी में भी और स्टेट टेक्स्ट बुक में लिपिड्स पे ज्यादा डिटेल नहीं है. अगर आप डिटेल में देखोगे तो ये दोनों हैं, थोड़ा बहुत न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन्स पर. मेजर आपका जो सिलेबस है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पे आएगा. अब उसको मैंने आपको टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे समझाया. देखो कैसा है, कौन से बायोमोलिक्यूल में कौन सा मोनोमर है और कौन से लिंकेज है. देखो फंडा क्या है पॉलीमर का, मतलब क्या कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट है. हर यूनिट को क्या बोलने का? मोनोमर बोलने का. क्या बोलने का? बोलो क्या बोलने का? मोनोमर. और हर यूनिट के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलने का? उसको बोलने का लिंकेज. क्या बोलने का? लिंकेज. तो जो यूनिट है उसको बोला मोनोमर और जो बॉन्ड है उसको बोला लिंकेज. बराबर. और इस पूरी चीज को क्या बोला? बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर. समझा? तो हर बायोमोलिक्यूल का एक मोनोमर है और एक टाइप का लिंकेज है. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट नाम का बायोमोलिक्यूल है, उसमें मोनोमर जनरली शुगर होता है जिसका कॉमन एग्जांपल है ग्लूकोज. और लिंकेज कैसा होता है? ग्लाइकोसाइडिक. ये एमसीक्यू में आता है बोर्ड्स में, ध्यान देना बच्चा लोग. कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड और पेप्टाइड बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड? रिपीट करेंगे. प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड. लिपिड्स में फैटी एसिड्स है, बॉन्ड कौन सा है? एस्टर बॉन्ड. कौन सा? एस्टर लिंकेज. न्यूक्लिक एसिड्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. और मोनोमर कौन सा है? न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लिक एसिड किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है. उसके बीच में बॉन्ड कैसे है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है. कैसे बॉन्ड है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. विटामिन्स में नाम में अमीन, AMIN दिख रहा है ना? अमीन्स मतलब इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है? जनरली अमाइन. जनरली, हर जरूरी नहीं हर जगह, बट ज्यादातर जगहों पे आपको अमाइन फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, वहीं से उसका नाम आया. ठीक है, तो ये मेन एक बेसिक आउटलाइन आपको समझ में आनी चाहिए, फंडामेंटल्स. खास करके कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसाइडिक और प्रोटीन्स में क्या? पेप्टाइड. आई होप ये समझ में आ गया. तो मेन बात अपन ने कर ली कि अपना फंडा क्या है, बायोमोलिक्यूल्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या. अब शुरू करते हैं डिटेल में. कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे. सबसे पहले क्या? कार्बोहाइड्रेट्स. अब आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा जैसे एज यूजुअल स्टेट टेक्स्ट बुक में बहुत सारा रबिश दिया होता है, बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में वो लोग गए हैं. पूरे पूरे पेज में जो मेन पार्ट्स है जो आपको याद होने चाहिए, मैंने सिर्फ उतने ही मार्क किए हैं, कोई फालतू चीज आपको पढ़नी नहीं. कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन क्या बोलता है? रिपीट करेंगे सारे बच्चे. कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स. क्या है बोलो? एक लाइन में बोलना है. कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन. मतलब बहुत सारे OH ग्रुप. पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मींस मेनी, हाइड्रोक्सी मींस OH ग्रुप. बहुत सारे OH ग्रुप वाला अल्डिहाइड या कीटोन. समझा? फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? या तो अल्डिहाइड या कीटोन, और उसके साथ साथ में क्या लगे होने चाहिए? बहुत सारे OH ग्रुप. अब इसी को इंग्लिश में बोलो. कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स. करेक्ट. उसके बाद वाला जो लाइन है ना, और कंपाउंड्स दैट गिव्स राइज टू सैचुरेटेड हाइड्रोलिसिस, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट. ओके. उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन. ना आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से 3 मार्क का या 4 मार्क का LAQ, मतलब एक अच्छा खासा शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर बन जाएगा सीधा डिफाइन और क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट्स पे. डिफाइन आपने देख लिया. क्लासिफिकेशन में सिर्फ ये टेबल जो मैंने आपको समझाया यहां पर, इसको एज इट इज छापना है. ठीक है. ज्यादा बायो स्टूडेंट्स को तो ये ऑलरेडी आता होगा, हमने 11th में भी किया हुआ है, बायोमोलिक्यूल्स में ये पहले भी सीखा हुआ है, और 12th में भी केमिस्ट्री में किया हुआ है. फिर भी एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो. देखो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आप बेसिकली उनको क्या बोल देते हो? सैकराइड्स. कार्बोहाइड्रेट के लिए पढ़े लिखे लोगों का शब्द क्या है? सैकराइड्स. क्या शब्द है बोलो? सैकराइड्स. अब उसमें 3 वैरायटी है, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स. कौन से? मोनो, ओलिगो एंड पॉली. क्या स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है सभी लोगों को? यस. मोनो में मतलब सिंगल यूनिट. मोनो में क्या?
सिंगल यूनिट। ऑलिगो बोले तो क्या बोलो, ऑलिगो बोले तो 2 to 10 यूनिट्स। ऑलिगो मतलब कितना, फ्यू। ऑलिगो, द वर्ड ऑलिगो मीन्स फ्यू, थोड़े बहुत। ऑलिगो शब्द का मतलब होता है फ्यू, है ना। तो 2 to 10 यूनिट्स हो गए। और पॉली मतलब मेनी, तो ग्रेटर देन 10 यूनिट्स हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। बरोबर है। टेक्निकली टेक्निकली मोनो और ऑलिगो को शुगर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शुगर्स बोला जाता है, ठीक है। अब उसमें मोनोसैकेराइड्स में जो शुगर यूनिट्स है उनमें फंक्शनल ग्रुप कौन से थे, बाय डेफिनेशन याद करना। क्या बोला था फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड या फिर कीटोन। नाम देख रहे हो, अल्डोज कीटोज, मतलब अल्डिहाइड वाला शुगर और कीटोन वाला शुगर। समझ आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना। अल्डिहाइड वाला शुगर और कीटोन वाला शुगर। अब उसमें कार्बन नंबर के ऊपर आप सिंपली क्लासिफाई कर सकते हो, बहुत ही इजी हो जाता है। मैंने जो क्लास एग्जांपल्स है वो थोड़े ज्यादा लिखे हुए हैं, आपको हर एक एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है। मेन एग्जांपल अगर आप याद कर लोगे तो बहुत है, ठीक है। जो एकदम कंपलसरी वो मैं बताता हूं याद करना। पहले ये बताओ, ये समझ में आया क्या, मेरे को बोलो हाँ या ना। अल्डोज और कीटोस समझ में आया सबको। कौन सा ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा, अल्डिहाइड, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा, कीटोन। समझा बाय डेफिनेशन, यस। 3 कार्बन होगा तो क्या बोलोगे, ट्रायोस। 4 कार्बन होगा तो क्या बोलोगे, टेट्रोस। 5 होगा तो क्या बोलोगे, पेंटोस। इजी, छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाएगा ये। 5 कार्बन है पेंटोस, 6 कार्बन है हेक्सोस, ऐसा होगा, है ना। 6 कार्बन है तो हेक्सोस। अल्डो हेक्सोस लिखा है, इसका मतलब क्या है बताओ, कि हाँ सर अल्डिहाइड ग्रुप भी है और हेक्सोस 6 कार्बन भी है। अल्डिहाइड ग्रुप भी है, 6 कार्बन भी है, तो क्या बोलेंगे, अल्डो हेक्सोस। यही अगर मैं बोलता अच्छा कीटोन ग्रुप भी है, 6 कार्बन भी है, तो आप क्या बोलते, समझे क्या, कीटो हेक्सोस। अब मेन बात क्या है, एज अ स्टूडेंट आपको क्या याद करना है इसमें, आपको कॉन्सेप्ट, पूरा भाड़ में क्या कॉन्सेप्ट अपने को नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर एग्जाम्पल मेन है, क्या है मेन, एग्जाम्पल। कौन से एग्जाम्पल देखो, अल्डो पेंटोस का एग्जाम्पल है राइबोस, अल्डो हेक्सोस का एग्जाम्पल है ग्लूकोस। ग्लूकोस के अंदर क्या है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और 6 कार्बन एटम। समझ में आया क्या। सेम वे फ्रुक्टोस के अंदर, फ्रुक्टोस के अंदर क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और 6 कार्बन एटम है। आई होप ये बात समझ में आई, यस। तो क्या मैं बोलूं कि अल्डिहाइड और कीटोन है ना, ये दोनों, क्या मैं बोलूं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एग्जांपल ये जो है, क्या ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, टेल मी यस और नो। क्या अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल आइसोमर होते हैं, यस और नो। महाभारत देखी है सबने, आप लोगों ने महाभारत देखी है सबने, क्या सुनी है कहानी महाभारत की, है ना। उसमें करण और अर्जुन थे ना, उसके ऊपर शाहरुख सलमान वाली पिक्चर भी बनी थी, देखिए। वो दोनों क्या थे, भाई भी थे और दुश्मन भी थे, है ना। वैसे ये दोनों है भाई, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट भी हैं, अल्डिहाइड कीटोन भी हैं, फंक्शनल आइसोमर, बहुत रोल है इनके आपस में, बहुत सारे रिलेशन है। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बन जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसको अलग अलग तरीके से वो आपको पूछेगा, कभी पूछेगा फंक्शनल आइसोमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी पूछेगा कि शुगर की क्लासिफिकेशन में क्या इनका फंडा है, कभी पूछेगा कि स्ट्रक्चर में कैसा है। बात समझ आ रही है क्या, बोलो यस और नो, यस। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज क्या है बोलो, फंक्शनल आइसोमर भी है। ग्लूकोज अल्डो हेक्सोज है, कीटोज सॉरी फ्रुक्टोज कीटो हेक्सोज है। ये बैठ गया दिमाग में एकदम से, भूलोगे नहीं। अब आ जाओ ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड में क्या बोला था अपन ने, 2 to 10 यूनिट्स। क्या बोला था, 2 to 10 यूनिट्स। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आएगा, गारंटीड सवाल है, कौन सा, डाइसैकेराइड। क्या आएगा, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। एमएसटी सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी का पिछले 10 साल का पेपर आप उठा के देख लो, लगभग हर साल इन एग्जाम्पल्स, ये जो एग्जाम्पल ये मैं अभी बॉक्स किया ना, इनके ऊपर लगभग हर साल आपको क्वेश्चन एक तो मिला ही मिला है, गारंटीड। ठीक है, पिछले 10 साल के पेपर अपन सीईटी के निकाल के देखेंगे तो मिले। फिलहाल बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको डाइसैकेराइड्स पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो क्या है डाइसैकेराइड्स, C12H22O11। सिंपल तरीका बताता हूं, देखो ग्लूकोज क्या है, बचपन से सबको याद है, कौन सा बोलो, C6H12O6, बरोबर है। इसको डबल कर दो, क्या कर दो, डबल, मतलब C12H24O12, बरोबर है। और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, क्या कर दो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। जो बचेगा वो ये है, चेक करो, समझ में आया क्या, C12H22O11। रट्टा नहीं मारना है, समझना है, ओके। तो डाइसैकेराइड्स, अब डाइसैकेराइड को याद करने का मैंने आपको ट्रिक समझाया हुआ है, फिर से एक बार ट्रिक को समझ लो, याद कर लो। ट्रिक क्या थी बच्चा लोग, LMS। क्या थी ट्रिक, बोलो, LMS। LMS बोले तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना अपना, जैसे ये क्या नाम है वो, बाइजू इसे आप ऐप जो यूज करते हो जिसपे, है ना, तो वो LMS बोलते हैं उसको, लर्निंग मैनेजमेंट। तो वैसा LMS,
लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। क्या बोलेंगे, बोलो, रिपीट करो, क्या है? लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। तीन हो गए, तीनों डाइसैकेराइड है, तीनों के फॉर्मूले सेम है, यस और नो? तीनों के फॉर्मूले सेम है। लैक्टोज कहां मिलता है? मिल्क में। माल्टोज कहां मिलता है? ग्रेन्स में। सुक्रोज कहां मिलता है? शुगर केन में। सुक्रोज जो है, इसका आर मैंने हाईलाइट किया, देखो कितना सटल है। आप अपने दिमाग में ये इमेज बिठा लेना तो आपको एकदम क्लिक हो जाएगा एग्जाम में। सुक्रोज का आर देख रहे हो, मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है, दिख रहा है ना? सुक्रोज का आर है ना, ये आर यहां पर मैंने क्यों हाईलाइट किया, उसकी एक ट्रिक है। सुक्रोज जो है वो कॉमन शुगर है और वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बाकी सारे ये जितने भी है ना, ये सब, ये लैक्टोज, माल्टोज, सब के सब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। कैसे है बोलो? सबके सब रिड्यूसिंग शुगर है। और नोटिस करो, इसके नाम में आर नहीं है, इसके नाम में आर नहीं है, इसके नाम में आर नहीं है। मैं तो ऐसे याद रखता हूं, आपके लिए भी इजी हो जाएगा। सुक्रोज के नाम में आर है लेकिन वो रिड्यूसिंग नहीं, उल्टा याद कर लो बस। और लैक्टोज के नाम में आर नहीं है, माल्टोज के नाम में आर नहीं, उनके वो सब नॉन रिड्यूसिंग, वो सॉरी वो सब रिड्यूसिंग शुगर। उल्टा याद करना है ना, ये रिड्यूसिंग है, ये रिड्यूसिंग है, ये वाला सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। कैसा है? ये एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिव रीजन टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, आगे हम लोग स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ट्राइसैकेराइड में एक ही एग्जांपल है, रैफिनोज। ज्यादा टाइम नहीं करने का। ट्राइसैकेराइड में क्या है? रैफिनोज, एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज, एक गैलेक्टोज, 3 यूनिट आ गए। टेट्रासैकेराइड में अगेन ज्यादा टाइम पास नहीं करने का, क्या याद करने का? स्टैकियोज। बोलो जरा ढंग से प्रोनाउंस करना सीखो, स्पेलिंग सही लिखोगे। बहुत सारे टीचर स्टैचियोज बता रहे हैं, स्टैचियोज नहीं है, स्टैकियोज है, क है, च नहीं है। च से कुछ और होता है, वो मैं बोलूंगा नहीं, समझ गए? तो चूहा होता है ना? हाँ, स्टैचियोज नहीं है, हाँ स्टैकियोज है, समझे? क्या है बोलो? स्टैकियोज। शुगर है टेट्रासैकेराइड। कितने यूनिट होते हैं इसमें? टेट्रासैकेराइड बोलते तो यूनिट कितने हो गए? बोलो, 4 यूनिट्स हो गए। कौन से 4 यूनिट? 2 गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज। क्या है? 2 गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज। 4 मार्क के लिए ये इतना जो मैंने चार्ट बनाया है, इसको लिखकर प्रैक्टिस करो। बड़ा 3 मार्क या 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, पूरा एज इट इज छाप दो, अच्छे से बन जाएगा आपका। लास्ट है आपका पॉलीसैकेराइड ग्रेटर देन 10 यूनिट। सिर्फ 3 एग्जांपल है, ज्यादा तामझाम नहीं करना है। स्टार्च, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज। बायो वाले बच्चों लोग मेरे को जरा बताओ, आप लोग को ये सब रटा हुआ है कि नहीं? स्टार्च किसमें होता है? प्लांट का स्टोर्ड फूड। ग्लाइकोजन किसमें होता है? एनिमल स्टार्च, यानी कि एनिमल में, हमारे शरीर में है ना, जब हम ठूस ठूस के भैंसा हो जाते हैं तो सारा स्टार्च जो खाना हमने खाया वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लिवर और मसल में स्टोर हो जाता है। बायोलॉजी भी समझनी साथ साथ में, ठीक है? और सेल्यूलोज आपको पता ही है, सेल्यूलोज से क्या बनता है? पेपर बनता है ना, फाइबर बनता है, ये सब चीजें बनती है, वो प्लांट की सेल वॉल में होता है। क्या ये बात सबको क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये जो यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में है, उन्होंने ढंग से एग्जांपल्स नहीं लिखे, अपन ने और डिटेल में एग्जांपल लिख लिया, आप वही वाला टेबल लिखना बच्चा, ठीक है? नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर अगेन टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा रबिश दिया हुआ है, ज्यादा इसमें टाइम पास नहीं करना है। मैं आपको नीचे यहाँ पर डिटेल में और अच्छे से समझा देता हूँ कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है? कुछ बच्चों को इसमें डाउट आता रहता है, तो टेक्स्ट बुक की भाषा में हम नहीं समझेंगे स्ट्रक्चर, हम अपने तरीके से समझेंगे, एकदम सिंप्लीफाई करके, ठीक है? ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग से सीखो। जब भी कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर लिखना है, किसी भी शुगर का स्ट्रक्चर लिखना है, किसका? किसी भी शुगर का स्ट्रक्चर लिखना है, तो पहले तो डेफिनेशन अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। क्या था डेफिनेशन, जरा बताना? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बोला था, ओके। उसके लिखने के 2 तरीके, उसको लिखने के 2 तरीके हैं। कैसे 2 तरीके भाई? पहला तरीका है जिसका नाम है फिशर प्रोजेक्शन, रिपीट करेंगे, क्या नाम है बोलो? फिशर प्रोजेक्शन। दूसरा है हैवर्थ प्रोजेक्शन। दूसरा क्या है? हैवर्थ प्रोजेक्शन। हम फिशर का हैवर्थ और हैवर्थ का फिशर कर सकते हैं। फिशर का हैवर्थ और हैवर्थ का फिशर क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज। आपको फिशर दिया, आप हैवर्थ बना लो, हैवर्थ दिया फिशर बना लो, या आप चेंज, मतलब आप सिर्फ स्ट्रक्चर लिखने का तरीका बदल सकते हो। अच्छा, जब आप फिशर प्रोजेक्शन लिखते हो किसी शुगर का, ध्यान से मेरी बात को सुनना, टेक्स्ट बुक में बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके दिया, एनसीईआरटी में भी कचरा दिया हुआ है, ठीक है? इस इतना सिंप्लीफाइड वर्जन आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनो, क्या है फिर से? 2 प्रोजेक्शन थे, फिशर और हैवर्थ। जब फिशर बनाओगे तो 2 उसके वेरिएंट्स बनाओगे, 2 वेरिएशंस बनाओगे, कैपिटल डी और कैपिटल एल। ध्यान से सुनना, मैं डेक्स्ट्रोलीवो नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं डी सीरीज और एल सीरीज। आप भी वही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डी सीरीज और एल सीरीज। एक गधा, कोई गधा था क्लास में, मेरे को याद नहीं कौन था, वो बोला टी सीरीज। टी सीरीज नहीं, हाँ वो म्यूजिक कंपनी नहीं बात कर रहा हूं मैं, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, डी सीरीज बोल रहा हूं, तोतला नहीं हूं, डी बोल रहा हूं, डी, हाँ डी फॉर डोंकी, ठीक है? डी सीरीज, एल सीरीज, ठीक है? और यही जब आप हैवर्थ बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हैवर्थ, तो आप क्या बनाएंगे? अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। क्या बनाएंगे?
तो आपको डी और एल दिखे तो वो फिशर है एक्चुअली, और अल्फा बीटा दिखे तो वो हैवर्थ है। अब क्या होता है फिशर, क्या होता है हैवर्थ, वो भी समझते हैं। फिशर का मतलब, फिशर एटले शू, फिशर एटले ओपन फॉर्म, ओपन चेन फॉर्म। फिशर का मतलब समझा क्या? फिशर का अर्थ क्या है? हाँ, उसका मतलब क्या है? ओपन चेन यानी एसाइक्लिक फॉर्म है। और हैवर्थ हाइफंडू वर्ड है, साइंटिस्ट के नाम है, कुछ नहीं है। हैवर्थ का मतलब है क्लोज चेन यानी कि रिंग फॉर्म में। तो उसी ग्लूकोज को जब खुला ऐसा ओपन चेन में लिखोगे तो फिशर बोलेंगे, उसको ऐसा घुमा के बंद करके लिखोगे तो हैवर्थ बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है, अब लिखने के तरीके समझो, और एक ही पेज में सब ऐसा बना लेने का। साथ साथ में अभी बनाओ, मेरे साथ बनाओ, आप मेरे साथ बनाओ तो ही आपकी प्रैक्टिस होगी। क्या करने का, एक बड़ा पेज लेने का या डबल पेज ले लो और उसमें 2 कॉलम ऐसा बना दो। सुनो, देखो यार, ग्लूकोज को हम बनाते हैं पहले, ठीक है, और इसको शुरू से आपको मैं बनाना सिखाता हूं। देखो कैसा, 1 2 3 4 5 और 6। नोटिस मैंने कैसे आपको एकदम प्रॉपरली डिस्टेंस करके कार्बन एटम्स, आपकी प्रेजेंटेशन उस तरीके से होनी चाहिए, है ना, ताकि आप ढंग से बना पाओ। 6 कार्बन एटम आपने बना दिए। ग्लूकोज में मैंने फंक्शनल ग्रुप क्या याद करवाया आपको? अल्डिहाइड CHO, टर्मिनल होता है, बरोबर है। फिर मैंने सारे कार्बन एटम्स को जोड़ दिया, इसको अपन बोलते हैं, ये वर्टिकल आपका स्केलेटन हो गया कार्बन का। लास्ट वाला ग्रुप जो है वो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है। क्या है वो? प्राइमरी अल्कोहल यानी कि CH2OH। ठीक है, अब बाकी जो 4 बचे, बाकी जो 4 बच गए, उनमें क्या करना है? HOH ऑल्टरनेट लगाना है। बोलो क्या करना है? HOH ऑल्टरनेट लगाना है। तो आप राइट से शुरू करेंगे, राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, ऐसा राइट लेफ्ट करना है। जब आप सेकंड लास्ट कार्बन पे आएंगे, मेरी बात को सुनना और रिपीट करना बच्चों। क्या बोला मैंने? किस पे आएंगे? किस पे आएंगे? सेकंड लास्ट कार्बन। बहुत से इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। सेकंड लास्ट कार्बन, शुगर में, मतलब ग्लूकोज फ्रुक्टोज की जब बात हो रही है, शुगर्स की बात हो रही है, तब सेकंड लास्ट कार्बन डिसाइडर है। क्या है? डिसाइडर है। किस बात का डिसाइडर है सर? तो वो डिसाइडर है आपकी डी सीरीज या एल सीरीज का। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड पे है तो कैपिटल डी हो गया, और लेफ्ट साइड पे है, नोटिस करिए यहां पर लेफ्ट साइड पे है तो क्या है? कैपिटल L हो गया। क्या ये बात भेजे में गई? सबके साथ में बना पा रहे हैं आप? एकदम सिंप्लीफाई कर दिया अपन ने, ध्यान से देख लो फिर से। ठीक है, ग्लूकोज में बहुत कंफ्यूज रहते हो आप लोग, देख लो फिर से। अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को, ध्यान से देखो, चलो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को उठा के, है ना, ऐसे कर लूं, समझो मैंने इसको उठा के ऐसे कर लिया, ठीक है, और उठा के इसको मैं यहां पर रखना चाहूं, इसके ऊपर, तो क्या पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मैच होगा? एक्सेप्ट द, टेल मी विच वन विल नॉट, विच पार्ट विल नॉट मैच? ये देख रहे हो, ये राइट लेफ्ट उल्टा है, बाकी सब मैचिंग है या नहीं? चेक करके मेरे को बताओ। देखो एग्जैक्ट मैचिंग है ना, है कि नहीं? सो क्या ये ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो ओरिएंटेशन है, इन दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन, ये वर्ड यूज करते हैं हम, कॉन्फ़िगरेशन, वो सिर्फ सेकंड लास्ट कार्बन पर डिसाइड हुआ? यस और नो? गेला का डोक्यात बरोबर? सबके दिमाग में गया बरोबर से? सुनो, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं आता है बायोमोलिक्यूल्स में तो भी समझ में आ जाएगा अभी, है कि नहीं? चलो देखो, सेकंड लास्ट कार्बन सेकंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड है तो कैपिटल डी, OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो कैपिटल L। समझ गया? अब ये बताओ, ओपन चेन बनाया था कि क्लोज चेन बनाया था? मैंने ये ओपन चेन बनाया था, तो इसको क्या बोलेंगे? फिशर। ओपन चेन बनाया था, फिशर। सेकंड लास्ट पे OH ग्रुप राइट पे है तो बोलेंगे डी, लेफ्ट पे है तो बोलेंगे L। इजी, वेरी गुड। अब मैं उसको क्लोज चेन में कन्वर्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? उसको क्लोज चेन में कन्वर्ट करो। क्लोज चेन में कन्वर्ट करने में आप लोग बहुत कंफ्यूज आ जाते हो, क्योंकि एक तो डरावना दिखता है, कॉम्प्लिकेटेड दिखता है कि सर क्या बना दिया। कुछ नहीं है, मैंने आपको इजी टेक्निक इसकी पहले बताई हुई है, फिर से एक बार अपन टेक्निक को रिपीट करेंगे। सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुना, बहुत मजेदार है। ये अल्डिहाइड ग्रुप, क्या ये अल्डिहाइड ग्रुप, और ये अल्कोहल ग्रुप, क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप है, आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, यस और नो? कर सकते हैं ना? तो ये H जाके इसके ऊपर अटैक करता है, किसके ऊपर? O के ऊपर जाके अटैक कर देता है, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। और ये रिएक्शन होने के बाद में क्या हो जाता है कि यहां पर ये पूरा फंडा जो हट जाता है, एक OH बन जाता है, और ये कार्बन जो है ये ऑक्सीजन के थ्रू ऐसे ज्वाइन हो जाता है। मतलब समझे आप? COC बॉन्ड दिख जाता है आपको। क्या दिख जाता है? COC बॉन्ड, यानी कि ईथर जैसा लिंकेज दिख रहा है ना वो। तो अल्डिहाइड और अल्कोहल जब साथ में रिएक्ट करते हैं
इसको एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, हेमी एसिटाल फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, क्या वर्ड यूज किया मैंने, क्या किया, हेमी एसिटाल। अभी वैसे आपको इतना घुसने की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। सुनो, एल्डिहाइड और अल्कोहल जब रिएक्ट करते हैं तो एक O वाला लिंकेज आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं बोलो, इसको बोलते हैं हेमी एसिटाल फॉर्मेशन। ठीक है, अब वो जो बन गया यहां पर, ये पूरा ऐसे हट के एक O ऐसा और ऐसा आ गया, इसको उल्टा ऐसा घुमाओ, ऐसा घुमाओ, समझे, ऐसा रोटेट करो। कैन यू इमेजिन दैट, इसको ऐसा रोटेट करो मैं, तो रोटेट करूंगा तो आपको ऐसा दिखेगा, सी और बीच में O बॉन्ड दिखा। अगर यहां पर कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन ऐसा था, मैं ऐसे इसको घुमा रहा हूं, इस मॉलिक्यूल को ऐसा सीधा है ना ये, इसको ऐसे घुमा रहा हूं, क्या ये जा रहा है भेजे में कि नहीं जा रहा है, चलो करके देखते हैं। मैं ट्राई करता हूं, मेरे को इसमें आता नहीं है ये करने। अपन गरीब लोग हैं ना, अपने को आईपैड यूज करने आता नहीं ना, है कि नहीं, फिर भी अपन ट्राई तो करेंगे। हम भाई एक सेकंड, कैसे करने का भाई, हाँ आया ना, ठीक है। अब मान लो कि इस इमेज में मैं एक छोटा सा चेंज करता हूं, क्या चेंज करता हूं कि मैंने इधर इसको पूरा ऐसा हटा के ऐसा, और इधर ऑक्सीजन लगा दी, इसका H भी, इसका OH भी ऐसा यूज कर लिया, समझा क्या, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब इस इमेज को उठा के मैं ऐसा रोटेट करता हूं, ये ऐसा, समझा, अभी देखो रोटेशन समझ में आया, रोटेट किया, समझ में आया क्या, अरे मेहनत करो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। हाँ, हाँ, इतना डिटेल में मतलब कैसा रोटेशन भी करके दिखा रहा हूं। अब यही यही जो COC दिख रहा ना, ये COC दिख रहा है, ये इसको मैं थोड़ा सा ऐसा फैंसी हेक्सागन शेप में कर देता हूं बस, बाकी कुछ नहीं किया मैंने, समझा। अब इमेजिन कर, अब देख, ये देख, समझ में आया, ये देख COC है ना, समझा क्या, गया भेजे में। अच्छा, जो पहले राइट लेफ्ट था, जो HOH किधर था, सीधा था तभी, राइट लेफ्ट था ना। अब ये देख, टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम ऐसा आया ना, ऊपर नीचे आया ना, क्या भेजे में, इमेजिन कर पा रहे हो, है ना। ये अपन बोर्ड पे नहीं कर पाते, ये इधर होता है, ये इसके लिए टेक्नोलॉजी लगता, पैसा लेते हैं एप्पल वाले, है ना। टिम कुक भैया को किडनी दिया है मैं, है क्या, समझा। ये देखो, ये समझा, OH नीचे नीचे ऊपर नीचे ऐसा, तो जो टॉप एंड बॉटम था, वो जो राइट एंड लेफ्ट था, वो टॉप एंड बॉटम आया कि नहीं आया, गया भेजे में हैवर्थ, यस और नो। अब बस इजी है, देखो क्या करने का, COC ऐसा बॉन्ड बना दिया, हेमी एसिटाइल का, जो लास्ट कार्बन है, क्या बोला ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने जा रहा हूं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में टिप नहीं दी है कैसे ड्रॉ करने का, अच्छा वो बोलते प्रैक्टिस करो, अपन ट्रिक से काम करेंगे। देखो टिप से क्या बोलता है, देखो लास्ट कार्बन हमेशा टॉप पे बनाने का, क्या करने का, लास्ट कार्बन हमेशा टॉप पे फिक्स्ड, तो सिक्स्थ वाला मैंने किधर बनाया, देखो सिक्स्थ वाला किधर बनाया, टॉप पे बनाया, बरोबर है, ठीक है। फिर एट ईच कार्बन एटम मैंने HOH बनाया, बरोबर है, सब जगह बनाया था, उधर भी, उधर राइट लेफ्ट बनाया था, इधर क्या बनाऊंगा, टॉप बॉटम बनाऊंगा, समझ में आया। अब मेन बात क्या थी, सुनो ध्यान से, फर्स्ट नंबर के कार्बन में, इसको नंबरिंग कर देते, इसको नंबरिंग करते, 1 2 3 4 5 6। मेरे को बताओ, जब वो फिशर में था तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पे OH था क्या, दिख रहा है क्या आपको, OH ग्रुप था क्या, आप बोलोगे नहीं था, एल्डिहाइड था सर, बरोबर। लेकिन जब हैवर्थ में आया तो फर्स्ट कार्बन पे OH आ गया, आया कि नहीं आया, बोलो यस और नो, आया। हम्म, तो जब फिशर था तो फिफ्थ कार्बन डिसाइड करता था, D और L, है ना। जब हैवर्थ बना तो फर्स्ट कार्बन डिसाइड करता है अल्फा या बीटा, इतना इजी। जब हैवर्थ बनेगा तो फर्स्ट कार्बन डिसाइड करेगा अल्फा या बीटा, गया क्या भेजे में,
फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे बनाया तो अल्फा और ऊपर बनाया तो बीटा। समझा क्या? बाय डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूं, एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ इसलिए बता रहा हूं, एनसीईआरटी सीबीएसई वाले ध्यान दो। सुनो, सिक्स्थ वाला कार्बन जो लास्ट कार्बन था वो अबाउ द प्लेन था कि बिलो द प्लेन था? अंधे तो नहीं हो, बताओ किधर है, ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है ना? हाँ। तो जो लास्ट कार्बन है वो और फर्स्ट कार्बन का OH ऑपोजिट प्लेन में है तो अल्फा, सेम प्लेन में है तो बीटा। समझा क्या? मैं कैसा सिखाता हूं इसको, आमने सामने अल्फा, बाजू बाजू बीटा, ऐसा सिखाया ना, ए फॉर अल्फा बी फॉर बीटा, बाजू बाजू बीटा, आमने सामने अल्फा। ट्रिक समझ में आई? कॉम्प्लिकेटेड है हैवर्थ, आई नो, प्रैक्टिस करके लो, समझा दिया मैंने। प्रैक्टिस नहीं करोगे 5 मिनट लगेगा, प्रैक्टिस करके जाना, एग्जाम में ढंग से चारों स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना। कौन सा? फिशर का डी और एल, और हैवर्थ का अल्फा डी और बीटा डी। क्यों? क्योंकि 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क क्वेश्चन, ड्रॉ द फिशर एंड हैवर्थ ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ऐसा आ चुका है। कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, आगे बढ़ जाना है, फ्री के 3 मार्क है। समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? यहाँ पे थोड़ा ये गड़बड़ है, जो है एच ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको वो रोटेशन के लिए ऐसे बस दिखाया था, इसको इग्नोर करो। अब देखो, अब फ्रुक्टोज के लिए इजी कर देते हैं। ग्लूकोज में ज्यादा टाइम लिया, फ्रुक्टोज में इतना टाइम नहीं लेंगे। बताओ फ्रुक्टोज में क्या करेंगे? फिशर और हैवर्थ, बोलो यस और नो। फिशर में क्या आएगा? डी एल, हैवर्थ में क्या आएगा? अल्फा बीटा, यस और नो, फटाफट यस और नो बोलते जाएंगे। ठीक है, फिशर में क्या आएगा? डी और एल, देखो ये डी और एल। फ्रुक्टोज में क्या बोला था? कीटोन फंक्शनल ग्रुप या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप? क्या बोला था फ्रुक्टोज में? कीटोन, ये रहा कीटोन, देखो सी डबल बॉन्ड ओ, बरोबर, नॉन टर्मिनल, यस और नो। ज्यादा फास्ट जा रहा हो तो बताना। फर्स्ट पोजीशन पे भी टर्मिनल अल्कोहल है, लास्ट वाले पे भी टर्मिनल अल्कोहल है। डिसाइडर कौन है? डिसाइडर है सेकंड लास्ट कार्बन। डिसाइडर कौन है? बाकी सब लोग टाइम पास करने आए, बाकी सब लोग ताली बजाने आए, मेन डिसाइडर है सेकंड लास्ट कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन पे OH राइट पे है तो डी, लेफ्ट पे है तो एल। समझा? जिसको स्टार मार्क किया उसको क्या बोलते हैं? काइरल। बचपन से पढ़ा रहा हूं, आपके बचपन से, मेरे बचपन से नहीं। क्या मालूम है ना? जिसको स्टार मार्क किया उसको क्या बोलते हैं? काइरल कार्बन। क्या बोलते हैं? काइरल, चिरल नहीं है, काइरल, है ना? वो गुजराती में एक नाम होता है ऐसा, मेरा एक दोस्त है, वायरल नाम नहीं बेचारे का, विरल नाम है, लेकिन कोविड के बाद खराब हो गया उसका नाम, लोग दूर भागते उससे। हाँ, ये देखो, उसके बाद आता है हैवर्थ। हैवर्थ में क्या किया? उसी को कन्वर्ट कर दिया किसमें? अपन ने साइक्लिक फॉर्म में। समझा क्या? COC दिख रहा है, COC। नोटिस करना, नोटिस करना कि इसमें 5 मेंबर की रिंग बनी। ग्लूकोज में कितने मेंबर की रिंग बनी थी? बोलो। 6 मेंबर की बनी थी। फ्रुक्टोज में कितने मेंबर की बनी? 5 मेंबर की। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि इधर सेकंड कार्बन से बना, दिख रहा है, 1 2 3 4 और बीच में ऑक्सीजन। ग्लूकोज में फर्स्ट वाले से बना था तो 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। समझा क्या? तो ग्लूकोज में 6 मेंबर की रिंग थी, फ्रुक्टोज में 5 मेंबर की रिंग है। 6 मेंबर की रिंग का नाम है पायरानोज, पायरान, PYRAN, पायरान, पायरानोज, है ना? ओके। और फ्रुक्टोज में क्या है? फ्यूरान, फ्यूरानोज। समझा क्या? आप सबने घर पे, आपके घर पे कोई ना कोई, मतलब कोई बड़े बूढ़े होंगे जो एसिडिटी की दवाई खाते होंगे, रैंगटैक, कभी देखी होगी ये दवाई, बहुत कॉमन है, देखिए क्या? रैंगटैक, जिंटैक टैबलेट आती है ना एसिडिटी की, सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं। इसमें जो ये आगे RAN है ना, रैंगटैक का RAN रैनिटिडीन, ये एक्चुअली पायरान रिंग से आया है ना, वहां से उन्होंने वर्ड उठा लिया और दवाई वो बनाया नाम। जस्ट एक फन फैक्ट, ठीक है? पायरान, फ्यूरान, तो ये जो रिंग्स होती है ना, इनका नाम होता है पायरान, फ्यूरान। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 6 मेंबर की रिंग का नाम पायरान, 5 मेंबर की रिंग का नाम फ्यूरान। समझ में आया क्या? फंडा सेम है क्या? नहीं, देख लो। हाँ, लास्ट कार्बन हमेशा ऊपर, यस। ये दोनों ऑपोजिट साइड पे है तो अल्फा, और ये दोनों सेम साइड पे है तो बीटा। करेक्ट है, समझ में आ गया? स्ट्रक्चर बना लोगे अभी? यस। सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर, ध्यान से देख लो, समझ लो। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्योंकि ये इस तरीके से, इतने सिंपल तरीके से टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने अलग से लिखा है यहाँ पे आपके लिए, ताकि आई होप आपको ये समझ में आए।
है ना। क्या क्या आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, देखो डी और एल, ये जो डी और एल है, कैपिटल डी और कैपिटल एल, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ये कैसे बताते हैं, लास्ट कायरल कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन हमारा सेकंड लास्ट कार्बन था, यस, ओएच ग्रुप की पोजीशन जो है लास्ट कायरल कार्बन पे, वहां से आप बताते हो कि कैपिटल डी डी सीरीज था या एल सीरीज था। यही डी सीरीज से आप ग्लूकोन डी बोलते रहते है ना। ये मैंने शायद पहले किसी लेक्चर में बोला हुआ है, आपको याद होगा तो, है ना। ग्लूकोन डी का नाम ग्लूकोन डी डाबर कंपनी की वजह से नहीं है, वो ग्लूकोन डी मतलब वो डी वाला शुगर ऐसा है ना। नोटिस करना कैपिटल डी है, स्मॉल डी नहीं है कि नहीं। ये जो डी और एल फॉर्म है, ये इनैंशोमर, ये एक्चुअली एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर की तरह बिहेव करते हैं, बट ये एब्सोल्यूट एक्चुअल ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, मतलब ये पूरी पूरी मिरर इमेज नहीं है, ये एट वन पर्टिकुलर कार्बन एटम मिरर इमेज है, ठीक है। सिर्फ फिफ्थ कार्बन पे अगर आप नोटिस करें, देखिए बच्चों, सिर्फ फिफ्थ कार्बन पे उल्टा है ना, बाकी पूरा उल्टा तो है नहीं। अब जब आप अपने शरीर का अगर मिरर इमेज बनाओगे तो क्या आपका सिर्फ एक हाथ या एक पैर ही उल्टा होगा, बाकी पूरा बॉडी वैसे का वैसा रहेगा? ऐसा नहीं ना, पूरा बॉडी चेंज होना चाहिए, यस और नो। अरे हाँ या ना। तो आई डोंट नो किस शायर का एक शेर था ना, कि आईना रोज जो क्या था वो, मेरे को बहुत अच्छा ही लगता है वो, कि आईना रोज झूठ बोलता है मुझे, मुझसे रोज दाएं को बायां बताता है ना। तो वैसा है ना कि मिरर में क्या होता है कि आपका लेफ्ट और राइट पूरा का पूरा रिवर्स होना चाहिए, बट आप नोटिस करें कि यहां पर ये वाला तो चेंज हुआ ही नहीं, ये वाला कार्बन। तो टेल मी, हैज द एंटायर मॉलिक्यूल इन्वर्टेड और ओनली वन कार्बन हैज इन्वर्टेड? टेल मी, पूरा मॉलिक्यूल उल्टा हुआ या एक कार्बन उल्टा हुआ? यहां पर एक कार्बन उल्टा हुआ है ना। तो ये ट्रू इनैंशियोमर नहीं है ना, ट्रू ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है ना। हम बोलने के लिए बोल देते हैं, बट ये ट्रू इनैंशियोमर नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है, ये है एनोमर्स एंड एपीमर्स। क्या है, एनोमर्स एंड एपीमर्स, ये दो नए वर्ड आ गए, ठीक है। मैं आपके लिए वो भी बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। टू सैकराइड मोनोसैकराइड्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड एनी वन, किसी भी एक कार्बन पे उल्टा हो तो बोलना है एपीमर, समझा क्या? किसी भी एक कार्बन पे उल्टा हो जाए तो क्या बोलना है, क्या बोलना है बोलो? एपीमर बोलना है। क्या बोलना है? एपीमर। ओरिजिनल ग्लूकोज ये रहा, चेक करो, ये वाला ग्लूकोज याद हो गया क्या सबको? क्या था? CHO, राइट लेफ्ट राइट, और फिफ्थ कार्बन पे राइट मतलब डी ग्लूकोज, समझा है कि नहीं? मैं पूरा सेम टू सेम मॉलिक्यूल यहां भी बना रहा हूं, यहां भी बना रहा हूं। अब नोटिस करो, अब नोटिस करो क्या किया मैंने, सेकंड कार्बन पे चेंज किया, देखो दिख रहा है ये उल्टा, सेकंड कार्बन पे C2 पे चेंज किया तो क्या बन गया? मैनोज, समझा? सेकंड कार्बन पे। और फोर्थ कार्बन पे चेंज किया तो क्या बन गया? गैलेक्टोस। फोर्थ कार्बन पे चेंज किया तो गैलेक्टोस। क्लियर हुआ? तो ये टेक्स्ट बुक में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ये सारी चीजें दी हुई हैं, आपको उसमें नहीं जाना है, आपको सिंपल बोलना है क्या, एनोमर्स आर C1 एपीमर्स। तो क्या मैं डी और एल फॉर्म को C5 एपीमर्स बोल सकता हूं? बोलिए यस और नो। C5 पे डिफरेंस था ना फिफ्थ कार्बन पे, तो C5 एपीमर्स है, बढ़िया है। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा वो एनोमेरिक कार्बन पर डिफरेंस था। आप बोलोगे अब ये नया कौन सा है भाई, है ना, इसका हमने नाम रखा है ना अन्नू मलिक कार्बन, पता है ना वो जो इंडियन आइडल में जज है, वो जो खुद बेसुरा गाता है और दूसरों को जज करता है, लिखा है कि नहीं? वो क्या बोलता है, आग आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। हम्म, हम्म। तो यहां पर एनोमेरिक कार्बन क्या है, जो कार्बन पहले कायरल नहीं था अब कायरल हो गया, उसको एनोमेरिक कहते हैं। और उस कार्बन पे अगर OH ग्रुप ऊपर नीचे अलग अलग बन जाए, जैसे अल्फा बीटा फॉर्म में एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप ऊपर नीचे बनता है, करेक्ट, चेक करेंगे। देखो ये C2 जो है, C2 कौन सा, फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 पहले कायरल था क्या? नहीं। हैवर्थ बनने के बाद कायरल हुआ, यस, चेक करो यहां कायरल है, नहीं है, स्टार मार्क किया है क्या मैंने? नहीं किया है, लेकिन यहां पर वो कायरल है, हाँ, समझ में आया? पहले कायरल नहीं था, अब वो बदल गया है, तो उसको क्या बोला, इसका नाम क्या रखा? अनुमलिक यानी एनोमेरिक कार्बन, समझा क्या? और इस एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH ग्रुप उल्टा अलग अलग साइड लगा, देखो एक बार ऊपर एक बार नीचे लगा दिया ना, तो अल्फा बीटा फॉर्म्स बने। तो अल्फा बीटा को हम क्या बोलेंगे? एनोमर्स ऑफ ईच अदर, समझा? तो फिशर में एपीमर्स बनते हैं और हैवर्थ में एनोमर्स बनते हैं, ये भी समझ में आया? मैं बहुत डीप में लेके जा रहा हूं आपको, ये सारी चीजें डिटेल में नहीं दी हुई है टेक्स्ट बुक में, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम पक्का पक्का हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाने आ गए, बोर्ड्स में स्ट्रक्चर आएंगे,
ठीक है, अब चलो आ जाओ, बोर्ड्स में स्ट्रक्चर वाला फंडा तो आपने पकड़ लिया। अब आ जाओ इस पे, ग्लूकोज के एमओपीज पे। जैसे हम लोग हर ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में एमओपीज करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर उसके रिएक्शंस करते हैं। तो ग्लूकोज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे लगभग हर साल बोर्ड में एक छोटा सा 1 मार्क या 2 मार्क का सिंपल सा सवाल आता है। ज्यादा डिटेल में उसमें जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिंपल जो मार्किंग है उससे समझा देता हूं। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, सब लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे, आई होप सो। तो पेज नंबर 300 पे आ जाओ जरा, पेज नंबर 300 नहीं सॉरी 299 पे आ जाओ। पहले 299 पे आ जाओ, वहां पे उन्होंने एमओपीज वहां से शुरू की। यस, प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज, पेज नंबर 299 ऑफ योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, है ना। समझो, बहुत सिंपल है। प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज के दो तरीके, एक लैब में और एक बल्क में, मतलब फैक्ट्री में बनाना है, बड़े स्केल पे बनाना है तो उसको बल्क इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन बोलते हैं अपन। और अगर आपको क्या बोलते हैं, इसमें बनाना है, लैब में बनाना है, तो छोटे लेवल पे आप स्केल पे बना। लैब में बनाना है तो ग्लूकोज किससे बनाएंगे, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से। नॉर्मल सुक्रोज जो डाइसैक्राइड था ना, वो लेके उसको हाइड्रोलाइज कर दिया। तो आपको रिएक्शन कौन सा वाला लिखना है बच्चा लोग एग्जाम में, सिर्फ ये रिएक्शन। 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा ना, तो क्या लिखना है, प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। क्या लिखना है, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, और इतना रिएक्शन लिखना बस। क्या रिएक्शन है, बहुत सिंपल है। मैंने क्या सिखाया था आपको कि ग्लूकोज यानी कि ये ग्लूकोज के 2 यूनिट लेकर बीच में से पानी निकाला था तो सुक्रोज बना था, बताया था ना इसके पहले। उल्टा कर लो, सुक्रोज में पानी डाल दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन गया। समझा क्या। तो सुक्रोज का कॉम्पोजिशन क्या है बोलो, जी और एफ, गर्लफ्रेंड नहीं रही क्या, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। हाँ समझा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज का कॉम्पोजिशन है एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज। ओके, जब आप शक्कर खाते हो, जो शक्कर आप चाय में डालते हो या अपने खाने में जो शुगर जो यूज करते हो, है ना, ओके, वो शक्कर के अंदर ग्लूकोज भी होता है और फ्रुक्टोज भी होता है। समझ में आया। हाइड्रोलिसिस, पानी डाल के गर्म कर दिया एसिडिक मीडियम में, तो क्या हो गया, एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज बन गया। ओके, सेकंड मेथड क्या था, स्टार्च से लार्ज स्केल पे बनाने का। सेकंड मेथड पेज नंबर 300, ठीक है, कमर्शियल प्रिपरेशन। क्या है, कमर्शियल, फैक्ट्री डालनी है ना। अभी वो देखा आपने, लास्ट वीक न्यूज में आया था, आप लोगों ने देखा होगा, रिलायंस जो अपने मुकेश भाई अंबानी, उन्होंने वो शुगर मिल में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, देखा कि नहीं देखा, है ना। क्यों, क्योंकि शुगर मिल में से, अब ये बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताओ, शुगर मिल में से जो शुगर केन के मोलासिस नहीं निकलते, जो आप गन्ने का जूस बनाते हो, जो रस्सा जो बचता है ना, उसमें बहुत सारा सुक्रोज होता है, उसको डिस्टिल कर, मतलब उसको फर्मेंट करके डिस्टिल करके वाइन वगैरह बनाई जाती है, वाइन, बियर, विस्की, है ना। स्टार्च से बेसिकली दारू बनती है ना। तो अब शुगर मिल्स में से अल्कोहल इंडस्ट्री को बहुत फायदा, और ये बहुत बड़ा पैसे वाला जरा थोड़ा हिसाब किताब है, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें, समझे। तो अब ये पढ़ लो ढंग से, तो आगे जाके कभी अगर, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा दारू का बिजनेस शुरू करो, बट कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम आने वाली है, पैसा कमाना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी भाई। हाँ चलो देखो यहाँ पे, तो स्टार्च में से आपको ग्लूकोज बनाना है लार्ज स्केल पे, है ना। तो क्या है देखो, स्टार्च लिया, उसको बॉईल किया, अगेन एसिडिक मीडियम, फंडा सेम है, उधर सुक्रोज को बॉईल किया था, इधर स्टार्च को बॉईल किया, क्योंकि स्टार्च में क्या है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में दिख रहा है। आप आई थिंक ये थोड़ा सा जूम करेंगे तो और क्लियर दिख रहा है ना, दिख रहा। हाँ, तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये मैंने हाईलाइट किया, सॉरी वो पहले से पुराना पीडीएफ में हाईलाइट किया होता, टाइम बचाने के लिए बता। ओके, आई होप ये क्लियर दिख रहा है। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें आपने एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डाल दिए, है ना। एसिडिक मीडियम लेना जरूरी, बिकॉज हाइड्रोलिसिस कौन से मीडियम में होता है बच्चा लोग, एसिडिक मीडियम में। तो और एन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बन गए, लार्ज स्केल पे आपने बना लिया ग्लूकोज, सिंपल हो गया। तो 2 एमओपी हो गए आपके, सिंपल वाले। ओके, उसके बाद आ जाओ कौन सी, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज को यहां पर मैंने एकदम शॉर्ट में आपको यहां पर समझाया हुआ है, आप सिर्फ इसको फॉलो करो, टेक्स्ट बुक में से आप रीड कर लोगे तो भी इजीली समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, क्या मैं बोल सकता हूं कि ग्लूकोज हो या फ्रुक्टोज हो, कोई भी शुगर हो, उसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा। पहले बोलो यस ऑन, डेफिनेशन समझ में आया था ना, फर्स्ट चीज जो पढ़ी, क्या एल्डिहाइड या कीटोन है, बरोबर है, ठीक है। तो मतलब कि सी डबल बॉन्ड ओ तो है पक्का, या एक एच और एक आर होगा तो ये एल्डिहाइड हो गया, और दोनों आर आर होगा तो ये कीटोन हो जाएगा, करेक्ट है। अच्छा, उसमें
उसमें आप हाइड्रोक्सिल अमाइन डालो। क्या डालो बोलो? हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या है हाइड्रोक्सिल अमाइन? हाइड्रोक्सिल बोले तो OH, अमाइन बोले तो NH2। करेक्ट। हाइड्रोक्सिल अमाइन डालो, यहां से वाटर निकल गया तो क्या बचा? C डबल बॉन्ड NOH। समझा क्या? यहां से क्या निकाल दिया? वाटर निकाल दिया, क्या बचा? C डबल बॉन्ड NOH। ये जो ग्रुप है इसका नाम है ऑक्साइम। क्या है? क्या है? ऑक्साइम। तो इसको आप अपनी भाषा में लिखेंगे कैसे एग्जाम में? आप ऐसा लिखेंगे, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन प्रोड्यूसेस ग्लूकोक्साइम। समझा क्या? ऐसा लिखेंगे। यस और नो? ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन प्रोड्यूसेस ग्लूकोक्साइम। सेम वे जब वो HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला, तो क्या करेगा? ये H इसको जाके O को अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड तोड़ देगा, है ना? तो ये O क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। समझा क्या? इजी है। तो ये साइनाइड बच गया, वो जाके इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, है ना? तो अगेन ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड गिव्स साइनोहाइड्रिन। क्या देगा? साइनोहाइड्रिन। अब आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि ये तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के रिएक्शन में रिपीट करा रहा हूं, है ना? ऑब्वियसली, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है तो रिएक्शन कौन से होंगे? कोई नए रिएक्शन होंगे क्या? एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के ही तो होंगे यार। समझे क्या? ओके, चलो देखो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या था? C6H12O6। ये आपको नींद में से उठा के पूछेगा तो भी आएगा, है ना? 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। कैसे पता चला स्ट्रेट चेन में है? क्योंकि ग्लूकोज व्हेन अंडरगोज रिडक्शन विद हॉट HI, ग्लूकोज अंडरगोज रिडक्शन विद, रिपीट करेंगे नहीं तो याद नहीं रहेगा, ग्लूकोज प्लस हॉट HI। क्या? ग्लूकोज प्लस हॉट हाई HI, हॉट HI, हॉट हाई, है ना? ग्लूकोज के साथ हॉट HI आएगा तो क्या बनता है? एन हेक्सेन। क्या बनता है? एन हेक्सेन। एन हेक्सेन बोलो तो स्ट्रेट चेन, यस और नो? तो ये MCQ क्वेश्चन बनता है, व्हाट प्रूव स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? हॉट HI के साथ एन हेक्सेन बनना, ये प्रूव करता है स्ट्रेट चेन नेचर ऑफ ग्लूकोज। समझा? ओके, यस। देन ग्लूकोज कंटेन्स वन कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप कैसा प्रूव किया? अभी बताया। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ग्लूकोक्साइम बनाया, HCN के साथ में साइनोहाइड्रिन बनाया। अभी प्रूव करके दिखाया, यस और नो? नोटिस करो, यही स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था यहां पर। देखिए इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, CHOHCN दिखा, और इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, C डबल बॉन्ड NOH। क्या मैंने यही बनाया था? देखिए CHOHCN और C डबल बॉन्ड NOH। चेक करो, यस और नो? समझा क्या? बहुत बढ़िया। ओके। और लास्ट है कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है। हमको कैसे पता भैया एल्डिहाइड है? क्योंकि वो ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसके प्रेजेंस में? ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में। नोट करना, एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, खास करके एंट्रेंस में भी बहुत काम आएगा। ब्रोमीन वाटर इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्रोमीन वाटर इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अच्छा, आप पूछोगे सर ये माइल्ड है तो कोई स्ट्रांग भी होता होगा? हाँ, स्ट्रांग भी होता है। कौन? KMnO4 स्ट्रांग होता है। KMnO4। KMnO4 जरूरी नहीं कि आप यूज करो, जरूरी नहीं कि आप हर बार KMnO4 यूज करो। आप KMnO4 की जगह पे नाइट्रिक एसिड भी यूज कर लेते तो भी चल जाता। ग्लूकोज तो नाइट्रिक एसिड से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ग्लूकोज तो नाइट्रिक एसिड से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, क्या आप लोगों के दिमाग में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिटेल में छप गया? यस और नो? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैंने यहां लिखा नहीं है बट आप बता सकते हैं बच्चों कि ये डी ग्लूकोज है कि एल ग्लूकोज है? जरा बताना। ये रहा डी ग्लूकोज, एक नंबर, वेरी गुड, है ना? तो ये डी ग्लूकोज जब आप HNO3 से रिएक्ट कराओगे तो यहां भी एसिड बनेगा और यहां भी एसिड बनेगा। नोटिस किया आप लोगों ने? फर्स्ट और लास्ट दोनों बन गया एसिड। इसका नाम है सैकरिक एसिड। क्या नाम है? हाँ, सैकरिक। सच्चारिक नहीं बोलना है, सच्चारिक, सच्चा झूठा एसिड नहीं है, सैकरिक है, सैकरिक। ओके। मराठी में तो अपन बोलते हैं ना साखर, अपने को मालूम है, वो तो टेंशन नहीं, ठीक है ना, इजी हो जाता है। यस, ऑल द मराठी मुलगाज एंड मुलगीज इन द हाउस, यू नो दिस। यस, ओके। देखो यहां पर अगर हम ब्रोमीन वाटर यूज करेंगे, माइल्ड था कि स्ट्रांग था बच्चा लोग? ये माइल्ड था, ये स्ट्रांग था। समझा क्या? है ना?
तो माइल्ड वाला क्या करता है, माइल्ड वाला सिर्फ अल्डिहाइड को एसिड बनाता है, अल्कोहल को एसिड बनाने की औकात नहीं है उसकी। देखो माइल्ड वाला एक जगह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग वाला दोनों जगह काम करेगा। क्लियर हो गया? जब माइल्ड वाला काम कर रहा है तो ग्लूकोनिक एसिड बना है, मतलब सिर्फ एक जगह एसिड बना था, और जब स्ट्रॉन्ग वाला काम कर रहा है तो सैकरिक बनेगा। क्या ये बात आपके भेजे में चली गई अच्छे से? इसमें कोई सवाल, कोई डाउट? आई होप ये क्लियरली समझ में आ रहा है आप लोगों को। यस, ओके। देन स्ट्रक्चर की बात करें तो वापस से मैंने फिर से सेम चीज ही समझा दी है। हाँ, यानी कि 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, एन हेक्सेन बनाता है, 5 OH ग्रुप है तो पेंटा एसीटेट बनाता है, कार्बोनिल ग्रुप है मतलब एंजाइम और साइनोहाइड्रेट। सेम चीज रिपीट वापस से यहाँ पे सिंप्लीफाइड भाषा में आपके लिए लिख दी। ओके, यही वाला मैंने आपको अभी डिटेल में समझाया, ये पार्ट यहां तक क्लियर? ओके। अब आ जाओ किस पे? कॉन्फ़िगरेशन हमने डिटेल में कर लिया, अब ये सारी चीजें ऑलरेडी डिटेल में बता चुका, चिंता नहीं कर। डी और एल बता दिया, टेक्स्ट्रोलीवो समझ में आता है आपको, इनैंशियोमर्स क्या है, रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ना, अल्फा डी बीटा डी ये भी बता दिया। हैवर्थ फॉर्मूला पेज नंबर 304 ऑफ योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक खोलो जरा, देखो समझ में आ रहा है क्या? पायरान रिंग बनाई है, उधर फ्यूरान रिंग बनाई हुई है ना? मेरा ये स्क्रोलिंग थोड़ा स्लो है, ध्यान से, मैं स्लो ही रखा है उसको ताकि एकदम आराम आराम से जाए, आपको दिखे। क्लियर है ये? तो ये रिप्रेजेंटेशन है आपका, जो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमने यही ड्रॉ किया था बच्चा लोग, कि हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर को क्लोज चेन में कन्वर्ट करा था। देखो हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर को क्लोज चेन में कन्वर्ट कर दिया था। देख लो फिर से, ये रहा ओपन चेन स्ट्रक्चर, है ना, और ये रहा आपका क्लोज चेन COC बॉन्ड, दिख रहा है? और आपने नोटिस करा, ये देखो OH राइट और लेफ्ट, है ना, और यही जब इसको मैंने रोटेट किया था तो ये ऊपर नीचे ऐसा हो। क्लियर है क्या? ओके। देन एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कैसे करने का, हमको कैसे समझेगा? एक क्या बोलोगे सर, एक शुगर दिया है और हमको पता नहीं चल रहा कि इसमें एल्डिहाइड है कि कीटोन है। तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में हमने 4 टेस्ट लिखे हुए हैं, ठीक है? वो इस चैप्टर में यहाँ लिखे नहीं इतने डिटेल में, बट बता रहा हूँ। फेलिंग्स, टोलन, स्किफ्स और बेनेडिक्स। बेनेडिक्स तो आपके स्टेट टेक्स्ट बुक में दिया भी नहीं, ठीक है? एनसीईआरटी में इसका नाम कहीं पे मेंशन है किसी चैप्टर में। फेलिंग्स, टोलेंस और स्किफ्स ये क्या करते हैं? फेलिंग्स, टोलेंस और स्किफ्ट टेस्ट ये एल्डिहाइड देते हैं पर कीटोन नहीं देते। समझा क्या? तो एल्डिहाइड जनरली रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, कीटोन जनरली नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। समझा कि नहीं समझा? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ऐसे क्यों गिव रीजन टाइप क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज इट इज इसको सीख लो, समझ लो, और एज इट इज लिखना है बच्चा, ध्यान से देखो, एज इट इज समझ ध्यान से क्या बोलता है। देखो सुक्रोज को इनवर्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सुक्रोज को? अदर नेम फॉर सुक्रोज इज इनवर्ट शुगर। फिर से बोलेंगे, अदर नेम फॉर सुक्रोज इज व्हाट? इनवर्ट शुगर। वाई? ये पूछता है वो, एक्सप्लेन विद रीजन, है ना? वो क्या बोलते हैं आप, गिव साइंटिफिक रीजन। बोले हाँ सर हम साइंस स्टूडेंट है ना, कॉमर्स रीजन थोड़ी देंगे साइंटिफिक रीजन ही देंगे। तो सुक्रोज को इनवर्ट शुगर क्यों बोला जाता है, इसका आपको क्या देना है, कारण बताना है, इसका रीजन बताना। थोड़ा फंडामेंटली जरा जाएंगे, समझो। पहले ये बताओ सुक्रोज क्या था, कौन सा टाइप का कार्बोहाइड्रेट था? तो आप बोलोगे डाइसैकेराइड, करेक्ट? डाइसैकेराइड था सुक्रोज, किया हमने। फॉर्मूला क्या है सर? C12H22O11। ये पॉइंट एक एक दिमाग में बिठाते जाओ, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बिठाते जाओ। क्या सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड। दूसरा फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। अच्छा, तीसरा कॉम्पोजिशन क्या था सुक्रोज के अंदर, क्या क्या था बताओ? what 2 things were there in sucrose? क्या था? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये भी पता है डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज। ओके। ग्लूकोज नेचर में ग्लूकोज प्लस रोटेशन वाला होता है, प्लस प्लस बोले तो डेक्स्ट्रो। फ्रुक्टोज नेचर में एल माइनस रोटेशन, लीवो। समझे क्या?
ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज माइनस। अब वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ग्लूकोज होता है +52, ग्लूकोज कितना होता है बोलो नेचर में, +52। फ्रुक्टोज कितना होता है बोलो, -92। तो आप सोचोगे अच्छा कि +52 और -92 ये दोनों कंबाइन हुए, सुक्रोज कितना होना चाहिए था आपके हिसाब से, -40। समझ में आया क्या? दिमाग तो यही बोलता है ना कि सर -92 +52 तो लगभग -40 होना मांगता था, यस और नो। लेकिन जब हमने वो जो पोलारीमीटर नाम का एक डिवाइस होता है जिसके अंदर आप सॉल्यूशन बना के शुगर को डालते हो, वो रीडिंग बताता है, ठीक है? वो क्या होता है वो आप उसमें मत घुसो, सिर्फ समझो कि एक डिवाइस होता है जो आपको रीडिंग बताता है किसी शुगर की। तो आप सोच के गए थे -40, बट रीडिंग निकालने गए तो क्या निकला, दिख रहा है टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, +66.5। मतलब सुक्रोज असल में नेचर में सुक्रोज जो शुगर है वो कैसा है, वो प्लस रोटेशन वाला, प्लस रोटेशन मतलब राइट साइड वाला, डेक्स्ट्रो, है ना? तो ओरिजिनल सुक्रोज कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। कितना डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वैल्यू लिखना जरूरी है एग्जाम में बच्चों, इसमें कितना वैल्यू याद कर लो, कितना वैल्यू सुक्रोज का बोलो, +66.5। कितना है, +66.5। जब आप हाइड्रोलिसिस कर लेते हो और दोनों अलग अलग हो जाते हैं, -92 और +50 अलग हो जाते हैं, तब वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के बाद -40 दिखाते हैं। मतलब ये बताओ, बिफोर हाइड्रोलिसिस डेक्स्ट्रो, आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो बचा है प्रोडक्ट वो क्या, लीवो। समझा? पहले क्या था प्लस, बाद में क्या हो गया माइनस, क्या उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया, हेंस इन्वर्ट शुगर। समझा? क्लियर है? तो ओवरऑल आप देखोगे पहले ये +66.5 था, ओवरऑल अब वो क्या हो गया, -40। आपके टेक्स्ट बुक वाले बड़े शाणे हैं, ये दो वैल्यूज दे दी लेकिन -40 नहीं दिया। आपको लास्ट में एक लाइन लिखना पड़ेगा, इनिशियली इट वाज +66.5, लेटर इट बिकम्स -40 भी नहीं, -39 पॉइंट कुछ आना चाहिए। आप अप्रोक्सीमेट -40 लिख देना, विच मीन्स द इन व्हाट यू से रोटेशन of plain polarized light has been inverted. That is why it is called invert sugar. And hence, bio students, you all should note this, that the enzyme for sucrose, we don't write it as sucrase, we write it as invertase. Correct? Yes, excellent. समझ में आ गया क्या? है ना बच्चा लोग? अच्छा, अगेन यहां पर मैंने आपको सिंप्लीफाइड वर्जन दिया है सभी डाइसैकेराइड्स के टाइप ऑफ बॉन्डिंग का। आप इसी में से करना, टेक्स्ट बुक में से मत करना, टेक्स्ट बुक में कचरा दिया, ठीक है? सॉरी, मैं आपके टेक्स्ट बुक को बहुत गाली देता हूं, बट है, कचरा है, ठीक है? बहुत सारा कचरा उसका। तो देखो, लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज, यही ऑर्डर में याद करें, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, LMS, ठीक है? लैक्टोज में ध्यान से देखो, ग्लूकोज गैलेक्टोज दिख रहा है क्या, मैंने हाईलाइट किया, दिख रहा है? ग्लूकोज गैलेक्टोज, लैक्टोज में दो क्या थे बोलो, लैक्टोज का मतलब क्या था, ग्लूकोज गैलेक्टोज, माल्टोज का मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज। समझा? फिर से देखो, लैक्टोज का मतलब ग्लूकोज और गैलेक्टोज, माल्टोज में ग्लूकोज ग्लूकोज, और सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। समझा? माल्टोज को मैं गुलू गुलू बोलता हूं, गुलू गुलू मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज, है ना? तो माल्टोज क्या है, गुलू गुलू। ओके, तो ग्लूकोज ग्लूकोज जो है वो माल्टोज। ओके, ना सुनो ध्यान से, C1C4 बॉन्ड किसमें है, लैक्टोज में। लैक्टोज में क्या है, C1C4 बॉन्ड। मतलब क्या है, समझाओ जरा, आसान भाषा है, समझो। क्या बोला, C1C4 मतलब कि एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और गैलेक्टोज का फोर्थ कार्बन साथ में बॉन्डेड है। समझा क्या, इजी है? समझा? इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, इस गैलेक्टोज का फोर्थ कार्बन बॉन्डेड है। अच्छा, मैं आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिया है यहां पर, देखो समझाता हूं। क्या हमें ग्लूकोज बनाने आता है? देखो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, सिक्स वाला ऊपर। समझा? ओके, फर्स्ट वाले पे OH ऊपर बनाया था, ऊपर बनाया था मतलब अल्फा या बीटा, बीटा, ये रहा बीटा, देखो समझ आया, है ना? बाकी फिर आपको पता ही ऑल्टरनेट बनाना, इसमें तो टाइम पास कुछ है नहीं, ये बीटा बना था। अच्छा, गैलेक्टोज में क्या सीन था भाई, गैलेक्टोज में 1 2 3 4 5, सिक्स वाला कार्बन ऊपर, ऊपर बनाया था बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। समझा? दोनों हो गए बीटा, ये भी क्लियर है। इसके फोर्थ वाले का OH इसके फर्स्ट वाले के OH से मिलेगा
वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा तो एक ऑक्सीजन बचेगा, समझा? वो एक ऑक्सीजन कहां लगाया, वो एक ऑक्सीजन कहां लगाया, वो एक ऑक्सीजन यहां लगाया, समझ में आया? सेंटर। फिर से देखो, ये थोड़ा खिचड़ी हो गया ना, समझो। यहाँ पे एक OH एक OH, दो OH था, समझा? ये दोनों को जोड़ा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया तो बचा ना एक ऑक्सीजन, वो एक ऑक्सीजन यहां पर लिंक कर दिया, इसी को बोला ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, समझा? तो ये बना स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। यस और नो? सही है। माल्टोस का क्या होगा, अभी आप गैस कर सकते हैं। माल्टोस इजी हो गया। क्या है माल्टोस? माल्टोस है अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। देखो ये अल्फा, इधर भी अल्फा था और इधर भी अल्फा था, दोनों अल्फा था। इसका C1 और इसका C4 जोड़ दिया ऑक्सीजन के थ्रू, वही फंडा है, सेम टू सेम, कुछ नया नहीं है। सुक्रोज तो अभी आप एक्सपर्ट हो ही गए हो। सुक्रोज में क्या है बोलो? 1 और 2। सुक्रोज में क्या है? 1 और 2। देखो ये रहा फ्रुक्टोफ्यूरानोस, ये क्या है? फ्रुक्टोस, 5 कार्बन का मेंबर, 5 मेंबर का रिंग है, दिख रहा है? और ये क्या है? ग्लूकोज का रिंग, 6 मेंबर का रिंग, दिख रहा है ना? हाँ सर, हमको हेक्सागोन पेंटागोन तो समझ आता ही है। तो इसका C1 और इसका C2 दोनों जोड़ के क्या बना दिया? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो C1 C2 बॉन्ड। लैक्टोज और माल्टोज में C1 C4 बॉन्ड, इसमें C1 C2 बॉन्ड। समझा गया? बहुत बढ़िया। तो आगे हमारे सारे डाइसैकेराइड्स के भी पूरे के पूरे डिटेल्ड स्ट्रक्चर। पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चर बनाने को आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, प्लीज उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करना। आए तो भी उसको ऑप्शन में, मतलब उस क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ के कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये जितना मेहनत और टाइम इसमें, उतना ये मार्क्स के लिए वर्थ नहीं। 2 या 3 मार्क के लिए मेरे को कोई बोलेगा पूरा स्टार्च बनाओ, तो वो फालतू गिरी है, जरूरत नहीं। ठीक है? हाँ, स्टार्च का आपको कॉम्पोजिशन जरूर याद कर लेना है, क्योंकि वो शॉर्ट आंसर में आता है। कॉम्पोजिशन सिंपल है, मैंने डिटेल में आपके लिए स्ट्रक्चर बनाया, बट आप ऑनेस्टली इसको प्रैक्टिस करने में टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों। ठीक है? कॉम्पोजिशन ऑफ स्टार्च क्या है? 2 चीजें हैं स्टार्च के अंदर, बोलो क्या है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। रिपीट करेंगे, क्या है दोनों? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज कितना है? 15%। अमाइलोपेक्टिन कितना है? 85%, 80-85% अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल पार्ट है, और अमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल पार्ट है। क्या है? वाटर इनसॉल्युबल पार्ट। अमाइलोज जो है वो सीधा सीधा है, सीधा साधा बच्चा है, अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांचिंग, कोई टेढ़ा मेढ़ा यहाँ वहां नहीं जा रहा है। अमाइलोपेक्टिन है वो थोड़ा बदमाश है, वो कैसा है? ब्रांच्ड है। अमाइलोपेक्टिन कैसा है? ब्रांच। सो अमाइलोज 15% वाटर सॉल्युबल अनब्रांच। रिपीट करेंगे, अमाइलोज क्या है? 15% वाटर सॉल्युबल अनब्रांच। आंख बंद करके रिपीट कर लो एक बार, तो दिमाग में बैठ जाएगा। अमाइलोज 15% वाटर सॉल्युबल अनब्रांच। अमाइलोपेक्टिन उल्टा, 85% इनसॉल्युबल ब्रांच। ठीक है? इसमें 1,4 लिंकेज, इसमें 1,4 1,6 दोनों लिंकेज। ये 4 पॉइंट डिस्टिंग्विश बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन आया नहीं है आज तक बोर्ड्स में, आने के चांस भी बहुत कम है, फालतू सवाल है। हाँ, कॉम्पोजिशन ऑफ स्टार्च का ऐसे क्यों 2 मार्क का जरूर आ सकता है। बहुत फुर्सत होगी तो स्ट्रक्चर बनाना, नहीं तो स्ट्रक्चर बनाने पे टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर फालतू में बन जाए। ओके, यहां पर मैंने आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट जीरो से बता दिया, पूरा, विद स्ट्रक्चर, विद रिएक्शन, विद एमओपी, एवरीथिंग। आई होप ये समझ में आया कार्बोहाइड्रेट्स। यस। प्रोटीन्स पे चलें क्या? बताओ, प्रोटीन्स किससे बने थे? प्रोटीन्स आप बोलोगे सर प्रोटीन्स बने थे अमीनो एसिड से, किससे बने थे? ज्यादा अमेरिकन नहीं बनना, अमीनो, अमीनो एसिड है ना, नो नीड टू बिकम लाइक, नो, नो नीड टू अमेरिकनाइज इट। हाँ, क्या बोलना है? अमीनो एसिड बोलना है। हाँ हाँ, अमीन, मैथेन, मैथेन 2 कान के साथ, मैथेन, मीथेन। ठीक है? हाँ, अमीनो एसिड्स। ठीक है? तो प्रोटीन्स जो है वो किससे बने? अमीनो एसिड से बने। कौन सा अमीनो एसिड से बने? अल्फा अमीनो एसिड से बने। किससे बने? अल्फा, मतलब जो अल्फा पोजीशन, अल्फा कार्बन है उसके ऊपर अमाइन ग्रुप लगा हुआ, अल्फा पोजीशन है उसके ऊपर अमाइन ग्रुप लगा हुआ। समझे क्या? ओके। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके ऊपर बोर्ड्स में भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है और एंट्रेंस में तो बहुत ही फेवरेट है ये। ठीक है? क्या? ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। सारे, दुनिया के सारे अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है एक्सेप्ट वन। विच वन? दिमाग में बिठा लो। बायो वाले बच्चों, आप लोग का तो ये फेवरेट सवाल है ना?
मैंने खुद कम से कम ये 10,000 बार पूछा होगा, पक गए होगे। ठीक है, क्या सारे अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट होता है, दी ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड है। उसका स्ट्रक्चर भी बताया यहां पर मैंने, स्ट्रक्चर कितना, 2 कार्बन है। ध्यान से देखो अगर आप, कि ये रहा एसिड ग्रुप, तो ये कार्बन कैसा है, फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी बोले तो इसका नाम अल्फा है, अल्फा के ऊपर अमाइनो है तो इसका नाम क्या है, अल्फा अमाइनो एसिड। इजी, यस और नो, है ना। और 2 हाइड्रोजन होने की वजह से ये चिरल है ना, कायरल नहीं है, एसिमेट्रिक नहीं है। ओके, 20 नॉन अमाइनो एसिड्स है ना। इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी, बहुत झगड़ा है। कुछ लोग बोलते हैं 21 है, सेलिनोसिस्टीन है, कुछ लोग बोलते हैं वो सिस्टीन का डेरिवेटिव है। तुमको उसमें जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ज्यादा हाई फंडू चीज पीएचडी लेवल की पढ़ाने नहीं बैठा हूं। सिंपल बात को समझो, कितने अमाइनो एसिड्स बोलो, 20, समझा क्या। उसमें एसेंशियल कितने, 10, नॉन एसेंशियल कितने, 10। ये बेवकूफी वाला जवाब नहीं देने का कि नॉन एसेंशियल का मतलब कि खाने का ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। एसेंशियल का मतलब कि ये बॉडी खुद नहीं बना सकती, फूड में से आना चाहिए। नॉन एसेंशियल का मतलब कि शरीर खुद बना लेगा, समझा क्या। मतलब फूड में नहीं आया तो चलेगा। जो अमाइनो एसिड खाने से ऑब्टेन नहीं हुआ तो चल जाएगा, उसको नॉन एसेंशियल बोलते हैं। ये गया क्या भेजे में, यस। नाउ ट्रिक टू रिमेंबर अमाइनो एसिड्स, ट्रिक टू रिमेंबर अमाइनो एसिड्स। आरवी हिल एमपीटीटी, आप एवी हिल एमपीटीटी अपन नॉर्मली बोलते हैं, एवी हिल एमपीटीटी या आरवी हिल एमपीटीटी। मैं आर इसलिए बोला बिकॉज आर्जिनिन, ठीक है। आप इसको चाहो तो आप इसको ये लिख लेना, ए लिख लेना, कोई दिक्कत, ठीक है। हम एवी हिल एमपीटीटी बोलते हैं ना, बट ए से क्या होता है ना, आप कंफ्यूज होकर एलेनिन नहीं लिख देना गलती से, हाँ, आर्जिनिन, ठीक है बच्चों। तो एवी हिल एमपीटीटी क्या क्या है देखो जरा, और याद कर लो अभी के अभी। आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, एवी हिल एमपीटीटी। ये कौन से हैं, ये 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड है। कौन से बोलो, ये 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। याद हो जाएंगे फटक से, यस। 10 सेकेंड्स में 10 अमाइनो एसिड आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इजिली याद हो जाए। ओके, अब इंपॉर्टेंट वाले देख लेना जरा। एग्जाम में क्वेश्चन किस पे आता है आपको, कि एसिडिक कौन से और बेसिक कौन से, अमाइनो एसिड एसिडिक कौन से और बेसिक कौन से। ये बहुत बढ़िया आपके लिए इजी कर दिया उन्होंने। एजी, एजी मतलब है ना, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, उनके नाम में ही एसिड है, इजी है। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, आप पूरी लिस्ट देख लो 20 के 20। कहीं आपको दिख रहा है किसी के नाम में एसिड दिख रहा है, नहीं ना। यहां है किसी के नाम में एसिड है, नहीं ना। 2 ही है जिनके नाम में एसिड है, तो वो कैसे होंगे, कैसे होंगे। जैसे गौतम गंभीर का नाम गंभीर है तो वो सीरियस रहता है, उसके नाम में ही गंभीर है, बहुत सीरियस रहता है वो, गुस्से में रहता है। मैंने देखा उसके इंटरव्यू, कुछ भी सवाल पूछो गुस्से में ही जवाब देता है ना। तो वैसे ही गौतम गंभीर कहीं सुन लेगा तो आके मारेगा मेरे को नीचे मैं हाँ पिट जाऊंगा। सुनो, तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड दोनों के नाम में एसिड है, तो वो तो एसिड ही होंगे। बेस आपके हाल, बेस का BHAL, ऐसे याद रखना, इजी ट्रिक है। BHAL क्या, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। जिनको स्टार मार्क किया हुआ दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, आपको ये देखो, ये स्टार मार्क दिख रहा है क्या, स्टार मार्क का मतलब ये एसेंशियल। तो मैंने 10 आपको एसेंशियल के नाम याद करा दिए, 2 एसिडिक, 3 बेसिक। अब टोटल 20 थे, 2 उसमें से एसिडिक हो गए, 3 बेसिक हो गए, बचे कितने, 15। वो 15 के 15 कैसे, न्यूट्रल, समझे क्या। तो अब मैं रैंडमली उठा के पूछूंगा तो आप बता दोगे, अच्छा बताओ थ्रियोनिन, तो आप बोलोगे सर न्यूट्रल है, क्योंकि एस्पार्टिक और ग्लूटामिक तो एसिडिक थे, HAL, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन तो बेसिक थे। अब उसमें से उसके अलावा आप कुछ भी पूछो तो हम बता देंगे कि वो न्यूट्रल है कि एसिडिक है कि बेसिक है। क्या ये गया भेजे में, कोई रटने वाला काम नहीं, मतलब यहाँ पे ट्रिक से आप इजीली याद कर सकते हो। हाँ, काइंड ऑफ रटना ही हो गया, ठीक है। अब हर एक का आपको स्ट्रक्चर बैठ के याद नहीं करना, वो बेवकूफी होगी, वो नहीं करना है आप, समझ में आया क्या। ओके, तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल हमको समझ में आ गया, और हमको एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल भी समझ में आ गया। एक क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए आपका, ये मैं ऑलमोस्ट गारंटी ले सकता हूं कि ये क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में आपको
जरूर आएगा अभी आपके बोर्ड्स के पेपर में, वो है ज्विटर आयन। कौन सा? ज्विटर आयन। ज्विटर लिखा है, ध्यान देखना, ध्यान से देखना। इलॉन मस्क ने जो खरीदा वो ट्विटर है, हाँ, वो ज्विटर नहीं, हाँ, उसका भाई है ये ज्विटर, ट्विटर का भाई। ओके, अब ज्विटर आयन का मतलब क्या है जरा समझो। ज्विटर आयन का मतलब होता है एक ऐसा आयोनिक फॉर्म जिसमें प्लस और माइनस यानी कि दोनों कैटायोनिक और एनायोनिक पोल्स, एनायोनिक और कैटायोनिक टर्मिनल्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुना आप लोगों ने, क्या बोला मैंने? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक तरफ कैटायोनिक एंड होगा और एक तरफ क्या होगा? एनायोनिक एंड होगा। जब ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ एक मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करें स्टेबल फॉर्म में, तब इसको कहा जाएगा ज्विटर आयन। क्या कहेंगे? कुछ लोग इसको डाइपोलर आयन भी कहते हैं। फंडामेंटल आइडिया बड़ा इजी और बड़ा सिंपल है। मैंने यहां पे आपको ज्विटर आयन कैसे बनाना है एग्जाम में वो बताया है। देखो, क्या मैं बोल सकता हूं कि C डबल बॉन्ड OOH यानी कि ये अमाइनो एसिड है, ये NH2 है, तो ये अमाइन ग्रुप हो गया, एसिड ग्रुप हो गया। ये इससे तो आप फेमिलियर हो, यस और नो? अभी मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरी रिवाइज कराई थी बच्चा लोग, याद होगा। उसमें क्या बोला था कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, यस और नो बोला था? नाइट्रोजन पे क्या होता है? लोन पेयर। लोन पेयर डोनर होता है ना, लिगेंड, याद है कि नहीं? ये OH ग्रुप अपना एक भूखा नंगा हाइड्रोजन देता है, गरीब हाइड्रोजन। ये क्या देता है? गरीब हाइड्रोजन, है ना? तो इस O पे क्या चार्ज आया? माइनस। क्यों? क्योंकि H+ बाहर गया, समझा? ये H+ भीख मंगा गया यहां पे, क्या क्या करने? भीख मांगने। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की भीख मांगने, है कि नहीं? नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, समझ में आया? तो नाइट्रोजन क्या बन गया? तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए तो क्या बन गया बोलो? प्लस चार्ज वाला। और ऑक्सीजन, यहां पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, सॉरी, है ना, मैंने ड्रॉ करते मिस्टेक करी ना। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा जरा बताओ स्मार्ट बच्चों? ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज, है कि नहीं? ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज। समझ आया कि नहीं आया? है ना? तो ऑक्सीजन पे आ गया माइनस चार्ज और नाइट्रोजन पे आ गया प्लस, प्लस चार्ज आ गया। तो क्या मेरे दो टर्मिनल्स बने? पहले पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल दिख रहा था, अभी ये मॉलिक्यूल दो आयोनिक फॉर्म वाला ऐसा दिख रहा है, इसी को बोला ज्विटर आयन। समझा क्या? और ये रैंडमली कभी भी नहीं होता, ये एक पर्टिकुलर पीएच पे होता है। किस पे होता है? एक पर्टिकुलर पीएच पे होता है, जिस पीएच का नाम है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। एक ऐसे पीएच पे ये होता है, एग्जिस्ट करता है, जिसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। कोई बहुत बड़ा ये नहीं, अभी आप टेक्स्ट बुक की भाषा में समझ जाओ इसको। देखो क्या बोलता है, अल्फा अमाइनो एसिड्स आर वाटर सॉल्युबल। ये आपको एग्जाम में लिखना है, ध्यान से देखो क्या बोलता है। अल्फा अमाइनो एसिड्स आर वाटर सॉल्युबल। ओके, ये एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, देयर इज अ पिक्यूलियर स्ट्रक्चर, टिपिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। क्या होता है? एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, बेसिक अमाइनो ग्रुप, राइट? दे फॉर्म अ सॉल्ट विच इज अ डाइपोलर आयन कॉल्ड एज ज्विटर आयन। और फिर वो जो डायग्राम मैंने नीचे बनाया है, आपको ये बनाना है और एरो पे क्या लिखना है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। समझ आया क्या? ओके, फिर प्रोटीन्स की बात। अभी हम लोग अभी तक किसकी बात कर रहे थे? अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे थे। अब हम आ रहे हैं किस पे? प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स आर मेड ऑफ पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं, एक चेन बनाते हैं जिसका नाम है पेप्टाइड चेन। ठीक है, बहुत सारी पेप्टाइड चेन ज्वाइन होती, क्या बनाती है? प्रोटीन। तो क्या मैं बोलूं कि प्रोटीन्स आर मेड ऑफ पेप्टाइड चेन्स? यस। तो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स? यस, करेक्ट, समझा? तो यहां पर आप देखेंगे तो ये सिंगल सिंगल मैंने क्या बनाया? अमाइनो एसिड। बीच में लिंकेज वो कौन सा है? पेप्टाइड लिंकेज। समझ आ रहा है क्या? ये एक चेन हो गई, ये पेप्टाइड चेन, ये दूसरी चेन हो गई पेप्टाइड चेन। दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, दो चेन के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? बायो वाले बच्चे खास करके इस पे ध्यान देंगे। क्या? डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? बायो में अपन ने एक चैप्टर बहुत डिटेल में किया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, याद है? उसमें एंटीबॉडी होती है, याद है कि नहीं? एंटीबॉडी होती थी, प्रोटीन स्ट्रक्चर, उसके बीच में क्या बनाया था अपन ने? डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी अल्टीमेटली क्या होती है? प्रोटीन। अरे हो कि नहीं? यस,
तो जब आपके दो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तब उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो बेसिकली प्रोटीन, है ना। तो प्रोटीन्स को क्लासिफाई करने का भी तरीका है, तो भाई जैसे अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई किया था वैसे ही प्रोटीन्स को भी क्लासिफाई किया। कैसा है क्लासिफिकेशन, एग्जाम में अगेन क्लासिफाई प्रोटीन्स बहुत सिंपल है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। रिपीट करेंगे, कौन से बेसिस पे करेंगे, शेप और स्ट्रक्चर। शेप में क्या है बच्चा लोग, ग्लोबुलर और फाइब्रस, नाम से पता चला ग्लोबुलर गुलाब जामुन जैसा, मतलब स्फेरिकल, स्फेरिकल, मेरे को भूख लगी है, हाँ स्फेरिकल है, ओके। ग्लोबुलर का मतलब स्फेरिकल प्रोटीन हो गया, और फाइब्रस का मतलब फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक, फाइबर लाइक, ओके। स्ट्रक्चर अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके बात करेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, चार टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी, अब मैं हर एक का ना आपको थोड़ा सा डिटेल और साथ में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। ग्लोबुलर में एग्जाम्पल क्या था, ग्लोबुलर का एग्जाम्पल है आपका हीमोग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, है ना, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन, ये सब क्या है, एल्ब्यूमिन अंडे में मिलता है, जो लोग अंडा खाते होंगे उनको पता होगा, है ना, एग व्हाइट्स क्या है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, राइट। फाइब्रस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल पता ही है अपने को, बालों का ट्रीटमेंट भी कराते हैं ना, बट क्या, केराटिन, है ना, फाइब्रस है ना प्रोटीन। मसल फाइबर, एक्टिन, मायोसिन, ये भी क्या फाइबर है कि नहीं है बोलो। एक्टिन मतलब थिन फिलामेंट, मायोसिन मतलब मोटा, है ना, एम फॉर मोटा, एम फॉर मायोसिन, ऐसा बोला है ना मैंने, यस। तो ये एग्जांपल्स याद रखना। स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्राइमरी बोले तो, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोले तो सिंपल चेन है, सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना। सेकेंडरी में या तो ऐसा हेलिक्स बनेगा, हेलिक्स समझते हो, हेलिक्स, मेरे पास एक वायर होगा, हाँ, जैसे वायर दिख रहा है, क्या वायर, वायर दिख रहा है आप लोगों को, तो ये वायर है, इसको मैं ऐसा रोटेट करूं, ऐसा स्पाइरल, स्पाइरल ऐसा, है ना, स्पाइरल ऐसा, इसको हेलिक्स बोलते हैं, राइट। अल्फा हेलिक्स, राइट साइड पे ऐसा रोटेट करेगा, राइट साइड पे तो अल्फा हेलिक्स होता है, समझा क्या। तो किसी थ्रेड को मैं ऐसा 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 घुमाऊं ना, वो मैगी नूडल बनाने का अपने को, मैकरोनी, तो हेलिक्स बोलेंगे। तो जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर ऐसा आप ये करोगे स्क्रू की तरह, तो उसको हेलिक्स बोलेंगे। और उसको प्लीट्स, प्लीट्स लड़की लोग को समझता रहेगा, प्लीट्स मतलब वो चोटी बनाते ना अपन, चोटी एक के ऊपर एक ऐसा थ्रेड लगाते, बाल का चोटी नहीं बनाते, या लड़कों को ये पता होगा वो फॉर्मल पैंट में ऐसा साइड में वो, तुम लोग तो वैसा नहीं पहनते होगे, वो अंकल लोग नहीं पहनते, ऐसा साइड में प्लीट्स होती है, फोल्ड्स होते हैं ना पैंट के ऊपर, फॉर्मल पैंट्स पे, है ना, उसको प्लीट्स कहते हैं। साड़ी में भी जब लड़कियों को पता ही, साड़ी वगैरह पहनते हैं तो ऐसे वो फोल्ड 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 करते हैं ना, उसको प्लीट कहते हैं। तो जब एक के ऊपर एक ऐसा फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है ना, उसको नाम है प्लीट। तो केमिस्ट्री में हमने स्पाइरल वाले को अल्फा बोल दिया और ऐसा फोल्ड वाले को बीटा बोल दिया, इजी है, समझा क्या। स्पाइरल वाले को क्या बोलने का, अल्फा हिलिक्स, और फोल्ड वाले को क्या बोलने का, बीटा प्लीट, प्लेट नहीं बोलना है। मैंने देखा है बहुत, मैं स्टूडेंट छोड़ो टीचर लोग को ये गलती करते हुए देखा है, प्लेटेड, प्लेटेड बोलते, प्लीटेड है, प्लीट, ध्यान से देखो, प्लीट का बोले मतलब बोले तो फोल्ड, समझ में आ रहा है क्या, यस, ओके। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अच्छा वो थोड़ा सा डायग्राम भी दिखा देता हूं। डायग्राम जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में बनाओ, आपके फंडामेंटल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। वैसे डायग्राम इजी, आप चाहो तो बना सकते हो, स्पाइरल जो हेलिक्स है। देखो ये रहा अल्फा हेलिक्स, जो मैंने अभी वायर से करके दिखाया आपको, ये ऐसा देखो अल्फा हेलिक्स, ये दिख रहा है स्पाइरल ऐसा, ये अल्फा हेलिक्स ऐसा 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 घुमाया, दिख रहा है ना। और प्लीट्स कैसे दिख रहे हैं, देखो ये फोल्ड है, एक के ऊपर एक फोल्ड किया है, देखो जो डार्क एरिया है ना वहां पर फोल्डिंग हुई, उसको बोलते हैं प्लीटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, बहुत ज्यादा जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है उसमें आपको पैराग्राफ नहीं लिखने, आपको सिंपल क्लासिफिकेशन करना है और एग्जांपल्स ध्यान से लिखना, ठीक है। प्राइमरी बोले तो सिंपल अनब्रांच चेन होती है, सेकेंडरी में दो हो गया अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड, टर्शरी में क्या होता है, फर्दर फोल्डिंग होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, और क्वाटरनरी मतलब तो कंप्लीट जो आप बोल सकते हो 3D स्ट्रक्चर, एक पूरा कॉम्प्लेक्स अच्छा स्ट्रक्चर प्रोटीन का बना दिया, साथ में कोई और उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा दिए, तो फाइनल रेडी प्रोडक्ट है, उसको क्वाटरनरी बोलते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन, अगर मैं ग्लोब्यूलिन लूं और उसमें आयन लगा दूं तो हीमोग्लोबिन बन जाएगा, है ना, जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। पता है आप लोगों को ये बात, है कि नहीं।
ठीक है, अब एग्जाम्पल थोड़े से टेक्स्ट बुक में ना एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, वो आपको मैं जरा समझा देता हूं ताकि आपको रटने नहीं पड़े। ग्लोबुलर प्रोटीन में स्पेरिकल शेप है ना, गुलाब जामुन अभी जाके खाऊंगा मैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, इंसुलिन, एग एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन, लेग्यूमिलिन कहां मिलता है? लेग्यूम्स है ना, दाल, मूंग दाल, तूर दाल जो अपन खाते हैं ना, प्रोटीन सोर्स, उसको लेग्यूम्स कहते हैं। अगेन बायो में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम है ना, वो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, और उसमें लेग हेमोग्लोबिन है ना, लेग हेमोग्लोबिन नाम का एक आपको प्रोटीन इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन आपको पता ही है, कैरेटिन है, मायोसिन है, एटसेट्रा। ओके, क्लियर। अब लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है टेक्स्ट बुक, हम लोग जो ये तकिए में वूल वगैरह यूज करते हैं, या है ना जो फर वगैरह यूज करते हैं, वो टेक्निकली एनिमल के बाल ही है ना। फर जो एनिमल्स हैं उनके बाल हैं, जैसे आपके बाल कैरेटिन से बने तो जानवरों के बाल भी तो कैरेटिन से ही बने ना। तो आप ये जो फर या वूल या ये सब जो चीजें यूज करते हो, खास करके अभी ठंडी में अपन जैकेट वगैरह जो पहनते हैं, वो किससे बने? वो बेसिकली कैरेटिन से ही बने। तो एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका कि प्रोटीन का क्या यूज है। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये हो गया आपका फंडा पूरा किसका? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का। किसका? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये जो मैंने पार्ट पार्ट मार्क किया है ना टेक्स्ट बुक में, ये रीड कर लेना है, बट जरूरी नहीं कि आप इसको एज इट इज वर्ड बाय वर्ड लिखो। और ये मैं स्टार्टिंग से आपको बोलते जा रहा हूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको डेफिनेशंस वगैरह है या डायरेक्ट पॉइंट्स है वो तो टेक्स्ट बुक से मिल जाएंगे, बट ज्यादातर आपको जो जैसे प्रेजेंट करने आंसर्स, वो आपकी नवनीत, जैसे स्टेट बोर्ड के लिए नवनीत की डाइजेस्ट आप लोग को मालूम है, और आई थिंक आपकी सीबीएसई की वो एग्जाम आइडिया है ना, उसमें से कुछ आंसर्स आपको डेफिनेटली सीधे सीधे लर्न करने हैं जो टेक्स्ट बैक के हैं। आई होप अभी तक आप लोग कर रहे हो, राइट? मैं रोज ये बात बोलते रहता हूं, रिमाइंड करते रहता हूं। हाँ, चलो, लास्ट है प्रोटीन्स में डीनेचरेशन। ऑलमोस्ट श्योर क्वेश्चन एग्जाम, ऑलमोस्ट, लगभग आप बोल सकते हो कि गारंटीड है, पिछले कई सालों से किसी ना किसी फॉर्म में आ रहा है। बहुत सिंपल सा है, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाता हूं। डीनेचरेशन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर का कोलैप्स। आसान भाषा में सुनो, क्या बोला? प्रोटीन के, रिपीट करो मेरे साथ, डीनेचरेशन का अर्थ क्या है? प्रोटीन के स्ट्रक्चर का कोलैप्स। प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसे खड़खड़ खड़खड़ गिर गया, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर था, बड़ा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, उसको तोड़ोगे तो टर्शरी बनेगा, उसको तोड़ोगे तो सेकेंडरी बनेगा, उसको तोड़ोगे तो प्राइमरी बनेगा, बरोबर है ना? है ना? तो सिर्फ प्राइमरी छोड़ के बाकी सारे स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गए। समझा क्या? प्राइमरी छोड़ के सारे स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गए, उसको बोलते हैं डीनेचरेशन, उसको बोलते हैं प्रोटीन डीनेचर हो गया। प्रोटीन क्या हो गया? इट लॉस्ट इट्स ट्रू नेचर, तो डीनेचर हो गया। आसान भाषा में समझाएं तो जैसे दूध, दूध में प्रोटीन होता है, दूध को जलाओ, हीट करो, हीट करके बनाओ रबड़ी, है ना, तो वो रबड़ी खोआ बन जाता है ना, एकदम ऐसा वो गाढ़ा हो जाता है ना? मतलब क्या हो रहा है? उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है। दूसरा, बेसन, चने का आटा होता है, चना क्या है? लाइक प्रोटीन है ना, लेग्यूम्स, पल्सेस में से आया ना चना, राइट? उसका तुमने आटा बनाया, उसके वो भजिए बना लो, जैसे गर्म तेल में डालते हो क्या हो जाता है? सेट हो जाता है शेप, है ना? या एग, अंडा सीधा पैन पर डालो, पहले तैर रहा था, 2 मिनट के बाद में सेट हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस क्या है? हीट करके आपने प्रोटीन को डीनेचर कर दिया, कंजील हो गया। कंजील मतलब ऐसा, प्रोटीन जो ढीला ढीला था, लूज लूज था, वो अभी ऐसा सेट हो गया। क्या भेजे में? यस, उसको, तो उस प्रोसेस को डीनेचरेशन कहते हैं। ये करता क्या है? देखो यहां पर बहुत आसान भाषा में आपको लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, एज इट इज लिख देना है। डीनेचरेशन डिस्टर्ब्स द सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग एक्सेप्ट प्राइमरी, सब फेल हो जाता है। सही है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट, इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है? कई कई बार लूज हो जाती है, उतना इफेक्टिव वो नहीं रहता। इसलिए आपको बचपन से ना कई बार आपने सुना होगा, आपके घर पे ना वो बड़े आपको ये सिखाते हैं कि कच्ची सब्जियां खाओ, ज्यादा बॉईल, ज्यादा पका के मत खाओ, है ना, न्यूट्रिशन चला जाता है। सुना है ना ये सब, राइट? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हीटिंग करने पे या बहुत ज्यादा उसके अंदर सॉल्ट या केमिकल्स डालने पर उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू लूज हो जाता है। समझ आ रहा है क्या? है ना? इसलिए जो बॉडी बिल्डर टाइप लोग नहीं होते, वो दूध के अंदर कच्चा अंडा ही बस वो डाल के पी लेते हैं, ताकि वो, क्योंकि अपन क्या करते हैं, अपन उसमें चीज भर भर के डाल रहे हैं ऑमलेट में ना, और ये टाइम पास करेंगे, बड़ा हेल्दी खाना खा रहे हैं अपन, है ना,
अपन प्रोटीन खा रहे, कुछ नहीं, अपन फैट ही खा रहे हैं। इसमें ना बटर में तुम ऑमलेट बना रहे हो, उसमें चीज ठूस रहे हो, तो कुछ मतलब प्रोटीन ज्यादा मिल नहीं रहा है तुमको टेक्निकली, राइट। तो यहां पर हो रहा है अपना डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर हो गया ये। एंजाइम की एक्टिविटी को आप इग्नोर कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, रीड करके समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंजाइम वाला ये एक जो पार्ट है उसको आप इग्नोर कर लेना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में वो टाइम पास है थोड़ा, मतलब इतना कुछ है नहीं। एक सिंपल सा डायग्राम, इफ यू वांट यू कैन प्रैक्टिस दिस डायग्राम एंड राइट, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट। ओके, लास्ट है न्यूक्लिक एसिड्स। क्या क्या आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में? नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लिक एसिड्स कहां प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियस में। नेचर कैसा होगा इनका? ऑब्वियसली बेसिक होगा, है ना, एसिड नाम है तो बेसिक नेचर होगा ना, कि नहीं? नाम में एसिड है तो नेचर कैसा होगा? गौतम गंभीर कैसा था? गंभीर था कि नहीं था? वैसे ही न्यूक्लिक एसिड कैसा होगा? ऑफ कोर्स एसिडिक ही होगा ना। बायो की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है बच्चा लोग? एनसीईआरटी में क्या पढ़ा हमने? फ्रेडरिक माइस्चर, ये साइंटिस्ट है, याद है? माइस्चर, इन्होंने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक मटेरियल होता है, इन्होंने आइसोलेट करके बताया था। ईयर मुझे याद नहीं, आई थिंक 1869 है जहां तक मुझे याद, एक बार टेक्स्ट बुक चेक करना है एनसीईआरटी की। हाँ 1869 है, मुझे इसलिए याद है बिकॉज गांधी जी पैदा हुए थे उस साल, है ना। 1869 में फ्रेडरिक माइस्चर ने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक मटेरियल होता है। अब वो न्यूक्लियस के अंदर जो एसिडिक मटेरियल है, वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को क्या क्या जानना है, बहुत ज्यादा बायोलॉजी में नहीं घुसना है अपने को, जेनेटिक्स में नहीं घुसना है, अपन बात करेंगे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। कौन से होते हैं बताओ, फटाफट रिपीट करेंगे सारे, क्या है बोलो? दो होते हैं, कौन से? डीएनए और आरएनए। फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। कौन से? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक, डीएनए आरएनए, इजी। ओके, यहां पर देखो राइबो वर्ड से क्या आया, शुरू में मैंने एग्जांपल्स बताए थे, राइबो शुगर का नाम बताया था अल्डो पेंटोज में, यस। इसमें शुगर होता है राइबोज, क्या होता है इसमें? शुगर, राइबोज, और उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दो तो इसमें शुगर बन जाता है डीऑक्सी राइबोज, इजी है ना। ओके, न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हैं, वैसे ही डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बने। किससे बने बोलो, किससे बने हैं? रिपीट करो, डीएनए आरएनए किससे बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। और हर न्यूक्लियोटाइड तीन कंपोनेंट से, तीन वस्तुओं से, तीन चीजों से बना हुआ है। कौन सी तीन चीजों से बना हुआ है? सब लोग रिपीट करेंगे, सब बच्चे रिपीट करेंगे। क्या न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है बोलो? शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। बोलो क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो, क्या होता है? शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। ओके, शुगर कौन सा? आरएनए में राइबोस, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस। शुगर कौन सा? आरएनए में राइबोस, आरएनए में राइबोस, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस। नाइट्रोजन बेस कौन से? दो टाइप के, प्यूरीन और पाइरिमिडीन। कौन सा? प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन, पिरिमिडीन नहीं बोला है, पाइरिमिडीन। ओके, प्यूरीन दो टाइप के, कौन से? एडिनिन, गुआनिन, एडिनिन एंड गुआनिन, ए जी। पाइरिमिडीन कौन से? साइटोसिन, थाइमिन। पाइरिमिडीन कौन से? साइटोसिन, थाइमिन। अब सुनो, थाइमिन डीएनए में होता है, आरएनए में थाइमिन की जगह होता है यूरासिल, समझा? आरएनए में थाइमिन की जगह होता है यूरासिल। तो मुझे ये बताइए बच्चा लोग कि डीएनए में मैं ऐसा बोलूं एटीजीसी होता है, लेकिन आरएनए में एयूजीसी होता है। क्या ये समझ में आया क्या? यस और नो? सुनो, फिर से सुनो, डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यस और नो? है ना, ये दोनों मिलते हैं और ये दोनों मिलते हैं। सेम वे आरएनए में ए, जी, सी और यू, ये दोनों मिलते हैं और ये। क्लियर हो गया क्या? मतलब थाइमिन की जगह यूरासिल गया, भेजे में गया। डीएनए वर्सेस आरएनए का डिस्टिंग्विश क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, बड़ा प्यारा और सिंपल सा 2 मार्क का आंसर आता है। सीबीएसई की बोर्ड की एग्जाम में 3 मार्क का आता है, स्टेट बोर्ड में 2 मार्क का आता है, सीबीएसई में 3 मार्क का आता है वो क्वेश्चन, ठीक है।
कॉम्पोजिशन का भी एक क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट, और डिस्टिंग्विश का भी आ सकता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन में क्या था, शुगर, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन, पायरिमिडिन, उसमें एडेनिन गुआनिन, पायरिमिडिन में साइटोसिन थाइमिन, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, यस ऑन। फॉस्फेट ग्रुप तो आपको पता ही है, सिर्फ और सिर्फ PO4 और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, बॉन्डिंग पैटर्न कैसा है, बॉन्डिंग पैटर्न कैसा है, A विद T बाय डबल बॉन्ड, C विद G बाय ट्रिपल बॉन्ड। डीएनए में कैसा है, A और T के बीच में डबल बॉन्ड है, C और G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, समझा क्या। आरएनए में क्या होगा, A और U के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, C और G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसी है कि नहीं। अच्छा, शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये दोनों जब मिलते हैं ना, शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये दोनों जब सिर्फ मिलते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो, ध्यान दे दो जरा यहां पे, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियो, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ऑब्वियसली उसमें 4 टाइप के होंगे ना, एडेनिन 5 टाइप के होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, सब अलग अलग टाइप के होंगे ना, क्योंकि 5 अलग अलग नाइट्रोजन बेस। जब उसमें फॉस्फेट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तीनों मिलेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट निकाल देंगे तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। गया क्या भेजे में, यस और नो, यस। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या ये इक्वेशन आपको ट्रू लग रहा है, मेरे को बताइए, यस और समझ समझ के बता, क्या कि जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट डाला जाए तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। और साले सॉरी, साले नहीं, बहुत सारे, हाँ बहुत, हाँ तोतला हो गया मैं, थू थू थू, हाँ न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे आप ले लो, n नंबर ले लो, तो क्या बन जाएगा, डीएनए या आरएनए बन जाएगा, समझा क्या। यस, वो क्या था, वो जो जो साले बोल देता वो बंदा, क्या नाम है उसका, वो आता था, माफ माफ कीजिएगा, है ना, मैं गुस्से में जरा यहां वहां निकल जाता हूँ, अब ये साले वो आता था मीम एक, बहुत मैं भूल गया उसका नाम, कुछ तो था वो, पाकिस्तानी बंदा था ना एक, अब्बा हारमोनियम, हारमोनियम छोड़ के गए थे, हारमोनियम खाते थे, वो ऐसा कुछ था उसका, बहुत फनी था वो। ओके, चलो, क्या देखो, तो आपका हुआ, फिर से बच्चा लोग, है ना, शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट, तीनों मिला के क्या बना, न्यूक्लियोटाइड। शुगर और नाइट्रोजन बेस मिला तो न्यूक्लियोसाइड। ओके, डीएनए में और आरएनए में फर्क क्या था, 2 मेजर फर्क थे। डीएनए में राइबो शुगर, डीऑक्सीराइबो शुगर था, आरएनए में राइबो शुगर था, पहला ये डिफरेंस, शुगर अलग अलग हो गया। दूसरा, नाइट्रोजन बेस में डिफरेंस क्या था, डीएनए में था आपके पास थाइमिन और आरएनए में था आपके पास यूरासिल। क्लियर, बढ़िया। ये आई डोंट नो अभी भी आता है कि नहीं, ऐसा करेगा तो वो आना चाहिए, थम्स अप साइन आना चाहिए। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, आप हमेशा रीडिंग कैसे करोगे, आप रीडिंग करोगे फ्रॉम 3 सॉरी 5 टू 3 एंड। अब ये क्या होता है सर, 5 टू 3, वो भी समझाता हूं, रुको। 5 और 3 क्या होता है समझो, थोड़ा एक पेज ऐड करके यही मत समझाइल जाई, रुक जाता नहीं। हाँ, ये देखो, ओके, यहां दिख रहा है बच्चा लोग, देखिए, मान लो आपके पास ये शुगर है और ये 5 मेंबर का है ना, ये हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाया ना मैंने, ये राइबो शुगर है, ठीक है, ओके। और इसमें कार्बन नंबर 5 मेरा कहां है, कार्बन नंबर 5 ऊपर है, C5, ये है 4, ये है 3, ये 2, ये 1, समझ आ रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट कार्बन पे मैंने लगा दिया नाइट्रोजन बेस, क्या लगा दिया, नाइट्रोजन बेस, समझो मैंने लगा दिया आयोडीन फॉर एग्जांपल, दिख रहा है क्या सबको क्लियरली, फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा दिया, ये। फिफ्थ कार्बन पे मैंने लगा दिया फॉस्फेट ग्रुप, फिफ्थ कार्बन पे क्या लगा दिया मैंने, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, ये फॉस्फेट ग्रुप। और थर्ड कार्बन पे तो OH था ही, थर्ड कार्बन पे क्या था, OH था। क्या ये बात भेजे में गई कि नहीं गई, समझ आई, है ना। अब क्या करना है सुनो, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लाने मैंने, ऐसे मेरे को क्या करना है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लगाने, सही है।
है ना। ऐसे मैंने बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लगा दिए, दिख रहा है आप लोगों को। अब क्या कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, सुनो, ये 3 और 5 के बीच में बॉन्ड बना देना। क्या बना देना? 3 और 5 के बीच में, ठीक है, ऐसे बना। समझ में आ रहा है क्या? इसको आपने बोला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोला? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, है ना। विच मीन्स कि जो फर्स्ट कार्बन होगा उसका जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसका 5 नंबर का कार्बन फ्री है ना, उसके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं करा क्योंकि उसके ऊपर कोई नहीं है। समझ में आया क्या? ये लाइन से ऐसे सब चेन में लगा दिए तो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का C5 5वां नंबर का कार्बन फ्री है, यस और नो? और लास्ट वाले का बताओ, सबसे आखिरी न्यूक्लियोटाइड का कौन फ्री है? ये कौन सा? 3 नंबर का कार्बन फ्री है ना, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है बॉन्ड करने के लिए। समझा क्या? तो जिसका C5, जिस न्यूक्लियोटाइड का 5 नंबर का कार्बन फ्री है उसको C5 5 बोला, जिसका 3 नंबर का कार्बन फ्री है उसको क्या बोला? 3 सिंपल हो गया। इसको ऐसे बोलते हैं 5 और 3। ये थोड़ा मैं ब्रीफ में बता रहा हूं, ठीक है। बायो वाले बच्चों को ये बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, ये हमने बहुत ज्यादा डिटेल में किया हुआ है बायो में, है ना। अब मैं इसको पूरा घुमा देता हूं, उल्टा कर देता हूं, देखो, है ना। इसको अपन बायो में एंटी पैरेलल बोलते थे। क्या बोलते थे? एंटी पैरेलल, है ना। और इस पूरे सिस्टम को मैं ऐसे टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाते हुए, है ना, क्लियर हो गया क्या? ठीक है, हाँ, ऐसा उल्टा कर दिया मैंने। आई होप ये एकदम मस्त दिख रहा है, क्लियर एकदम, है ना। अब क्या होता है देखो, यहां पर अगर ए है तो यहां पे सामने टी आ जाएगा डबल बॉन्ड करके। यहां पर अगर सी है तो यहां सामने ट्रिपल बॉन्ड करके जी आ जाएगा। ये तो फिक्स हो गया ना। बट नोटिस करिए बच्चों कि यहां 5 और 3 था, लेफ्ट साइड पे 5 और 3 था, तो यहां उल्टा नहीं हो जाएगा, यहां 3 और 5 हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस और नो? क्लियर है? तो ऐसा सिंप्लीफाइड वर्जन ऐसा दिखेगा। अगर ये 5 to 3 है तो ये 3 to 5 हो जाएगा, ऐसा। इसको बोलते हैं क्या? एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं? एंटी मतलब पैरेलल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ आया? यस, समझ आया या नहीं? यस, बढ़िया। ओके, नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स हमने देख लिए कि कौन से शुगर हैं, कौन से आपके प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। ओके, स्ट्रक्चर भी डिटेल में आपको मैंने समझा दिया, न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स कैसे बनते हैं। ओके, ये वाला डिटेल में आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, बायो वाले बच्चों को ये आता है, लेकिन आपको ये उस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में आएगा। वॉटसन एंड क्रिक, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, 2 फेमस साइंटिस्ट हैं भैया, सबको बचपन से आपको जनरल नॉलेज के क्विज में, केबीसी में भी आ चुका है ये, तो बच्चन साहब भी भाई देवी और सज्जनों इसका सही जवाब दीजिए करके पूछ चुके हैं, है ना। कि बताइए कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो आंसर है वॉटसन और क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक इन 1953 दे गेव अस द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वेयर दे सेड ये दो स्ट्रैंड्स हैं, ये ऐसे स्पाइरल फॉर्म में, हेलिक्स फॉर्म में चलते हैं। एंटी पैरेलल मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, ए टू टी बॉन्ड और सी टू जी बॉन्ड, ए टी डबल बॉन्ड होता है, सी जी ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये हमने डिटेल में देख लिया। लैडर लाइक अरेंजमेंट होती है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड होता है ना, इसको एक ऐसा एक्स्ट्रा एमसीक्यू पॉइंट बता रहा हूं, एंट्रेंस में बड़ा काम आता है। अगेन बायो वालों को ये बहुत अच्छे से आता है, पीसीएम वाले जरा सीखो। इसको बोलते हैं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चारगाफ। क्या नाम था उनका? अरविंद चारगाफ। इसको बोलते हैं शारगाफ्स रूल। क्या नाम बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? शारगाफ्स रूल। क्या बोलता है शारगाफ्स रूल? ए के सामने टी आने वाला है ना, फिक्स है ना, और सी के सामने जी आने वाला है, फिक्स है। तो जितने ए हैं उतने टी होने चाहिए, और जितने सी है उतने जी, मतलब जितने प्यूरिन्स उतने पायरिमिडीन्स। ये लॉजिक है। शारगाफ रूल क्या बोलता है? बोलो आसान भाषा में, द रेशियो ऑफ प्यूरिन्स टू पायरिमिडीन्स शुड ऑलवेज बी 1। समझा क्या?
और डीएनए प्यूरिन टू पाइरिमिडिन रेशियो शुड बी 1, ये शारगाफ रूल बोलता है। इसको बायो में अपन अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, A+T अपॉन C A+G अपॉन C+T इक्वल टू 1, है ना, ऐसा इक्वेशन भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी। करेक्ट है बच्चों, याद आ रहा है क्या सबको, बायो वालों को? यस। एग्जाम में इस चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे देख सकते हो। अब आपको पूरा चैप्टर में पढ़ा दिया। आप देखो, आप बोल सकते हो कि हम, हाँ सर हमको ये इजीली सारे आंसर आ रहे हैं। देखो ये वाला, ये ग्रुप देखो, C डबल बॉन्ड O और ये फर्स्ट और लास्ट ये है। तो टोटल कार्बन कितने, 1 2 यहाँ पर 4 6 और 1 7 हेप्टोस और कीटोन फंक्शनल ग्रुप, तो कीटो हेप्टोस। सी इजी है ना। देखो ओपन चेन फॉर्मूला में क्या नहीं आता, तो एनोमेरिक कार्बन नहीं आता, वो हैवर्थ में आता था, है ना, जो पहले कायरल नहीं था, बाद में अनु मलिक, मैंने बोला ना, वो एग्जाम में अनु मलिक लिख के नहीं आना। हाँ बेवकूफों, पता चला तुमने लिख दी, इंडियन आइडल में नहीं बुला रहा वो तुमको, तुम एनोमरी की लिखो, ठीक है, आप मुंबई नहीं आ सकते। चलो, वो एक बंदा, वो सच में हुआ था कि आई डोंट नो, सच में उसको किसी ने बोला था कि मैं तो मुंबई में रहता हूँ, तुम मुझे क्या मुंबई बुलाओगे, सब जवाब दिया था किसी ने उसको। हाँ, सो ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू दिस, ये कौन सा ग्रुप है बाय द वे, ये है आपका ग्लाइसिन। नोटिस किया, मैंने स्ट्रक्चर बना के बताया था, ये ग्लाइसिन है ना। तो ग्लाइसिन क्या है, ये एल अमाइनो एसिड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो डी और एल नहीं बन सकता। ट्रिप्टोफैन एसेंशियल है, ग्लाइसिन नेचुरल भी है, अग्रीड, डाइजेस्ट में अगर नेचुरल दिया है तो ठीक है, ग्लाइसिन नेचुरल भी है और क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है ही, है ना। तो ये दोनों हो सकते हैं एक्चुअली देखा जाए। ओके, एसेंशियल कब बोलेंगे ये भी एक्सप्लेन किया मैंने, जो खुद अपने शरीर में ना बने वो एसेंशियल। सारी बातें अपन ने कवर की, यस और नो, टेल मी। डाइसल्फाइड बॉन्ड कब बनता है, जब मल्टीपल चेन्स बन गई, मैंने एंटीबॉडी का एग्जांपल दिया था वो। आरएनए में AU बेस पेयरिंग होती है, सारे क्वेश्चन हमने कवर किए देखो, ठीक है। सुक्रोज क्या करता है, टोलेंस टेस्ट नेगेटिव देता है बट माल्टोज देता है। टोलेंस, मैंने फेलिंग्स टोलेंस किप्स बताया, कौन से, रिड्यूसिंग शुगर जानने के लिए। सुक्रोज कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारे कैसे थे, रिड्यूसिंग थे, यस और नो, है ना। ऑन बॉइलिंग एल्ब्यूमिन बिकम्स ओपेक व्हाइट, अंडे को बॉइल करने पे वो ओपेक व्हाइट क्यों हो जाता है, बताया क्यों, डीनेचरेशन, है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, ये बोर्ड्स में आ चुका है, बोर्ड्स का रिपीट सवाल है, ये देखिए जरा बच्चों, बोर्ड का रिपीट सवाल दे रहा हूं। क्या इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री कैसा लिखेंगे जरा बताइए, सी के सामने क्या लिखेंगे, जी के सामने सी, टी के सामने ए, लिख पाएंगे आप लोग, बताइए, ठीक है। सी जी टी 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 ए जी, ये क्वेश्चन पूछा है, आप मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री बताते जाओ। चलो देखो क्या है, सामने क्या आएगा, जी सी ए टी टी सी, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रहा है क्या कि बाउंसर जा रहा है, क्लियर हुआ। तो कोई भी स्ट्रैंड आपको देगा वो और उसका बोलेगा कॉम्प्लीमेंट्री लिखने, बहुत इजी है, ऑलरेडी आ चुका है, ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। एनसीईआरटी में सेम टू सेम है, कुछ नया नहीं है, इनफैक्ट स्टेट टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी से ही कॉपी करके दिया हुआ है। आपको ध्यान क्या देना है, सीबीएसई वाले बच्चे ध्यान देंगे। एनसीईआरटी में एक चीज मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने ना पूरा बहुत ही सिस्टमैटिक नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा दिया रिएक्शंस। स्टेट टेक्स्ट बुक में थोड़ा कचरा है उसमें, यहाँ पर देखो पहला 2 एमओपी दे दिया, यही वाला किया हमने, फ्रॉम सुक्रोज फ्रॉम स्टार्च पूरा कर लिया। फिर उसमें क्या बोलते हैं, 6 कार्बन चेन HI के साथ एनेक्सेन, फिर आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोजन साइनाइड, ब्रोमीन वाटर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, सारा सेम टू सेम, कुछ नया नहीं। ओके, फिर स्ट्रक्चर, फिर उसके डेक्स्ट्रोलिवो डी और एल फॉर्म्स, फिर उसके क्या बोलते हैं सैकरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ऑल दोस exactly same, nothing new in your NCERT. Yes, what I want you all to do important from NCERT is the last जो आपके एक्सरसाइज टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपके बोर्ड्स में एज इट इज आएंगे क्वेश्चन, उसको थोड़ा ध्यान से आपको गो थ्रू करना जरूरी है जरा बच्चों, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, रुक जाओ, ये वाला है ना। तो इसमें तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कौन से, जैसे व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये थोड़ा रटने वाला काम है। तो एग्जाम आइडिया वाली जो बुक है उसमें से आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को रट सकते हो, अच्छी बुक है। बाकी जो फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपको सिखाया है ना, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस, कॉम्पोजिशन,
सुक्रोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, लैक्टोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज, है ना। फिर रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, एचआई के साथ एनहेक्सेन बना रहा है, ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड बना रहा है, इसके साथ सैक्रिक एसिड बना रहा है, कवर किया हमने, है ना। पेप्टाइड लिंकेज, प्राइमरी स्ट्रक्चर लिंकेज, सॉरी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, है ना। फिर डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, ये सारे हमने शॉर्ट नोट्स कवर किए, यस और नो। तो आप देखोगे तो सेम कॉन्सेप्ट्स और सेम पॉइंट्स पे ही क्वेश्चंस है। इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस, फ्यू, लाइक मैं बोलूंगा 5-6 क्वेश्चन ऐसे जो एकदम रटने वाले हैं, जैसे विटामिन ए और विटामिन सी एसेंशियल क्यों है ना। ए का रोल है रेटिनॉल विजन में, और सी का रोल है गम्स स्कर्वी कोलेजन बनाने में। तो ये थोड़ी सी दो तीन चीजें, 4-5 चीजें ऐसी है जो आपको थोड़ी लर्न करनी पड़ेंगी। बाकी जो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया वही एज इट इज सीबीएसई में भी, उसी एग्जाम में भी अप्लाई होने वाला है। आई होप ये समझ में आया। तो ये कंप्लीट हुआ बायोमोलिक्यूल्स। आई होप आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया बच्चों। तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और तब तक के लिए जय केमिस्ट्री, लॉट्स ऑफ लव ऑल ऑफ यू, बाय बाय।